लगातार कोरोना को लेकर आपको अपडेट दे रहा है। साथ में कोरोना के पहले भी और कोरोना की महामारी बीतने के बाद भी वो आपसे वही बात कह रहा है और कहता रहेगा, जिस पर लल्लन टॉप का भरोसा है कि देश में, दुनिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट। हर चीज़ पर तर्क, हर चीज़ को प्रयोग के द्वारा, थ्योरी के द्वारा स्थापित करना और उसमें आद्यतन बदलाव करते रहना। इसीलिए हमारा नारा है कि इस देश में संस्कार खूब है, होने भी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन संस्कारी के साथ साथ अब इस देश को साइंसकारी होने की जरूरत है। इसलिए इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दो डॉक्टर हैं जो यूट्यूबर हैं, उनसे बात करेंगे कोरोना को लेकर जो अलग अलग दावे हो रहे हैं, और मेरा साथ देंगे इसमें मेरे साइंस एडिटर, साइंसकारी के प्रणेता आयुष जी। आयुष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं जिनके पीछे अशोका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का बैनर लगा हुआ है, ऐसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय, जो कि इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं। लल्लन टॉप के बहुत सारे दर्शकों ने हमारे कोरोना के अलग अलग वीडियोस में कमेंट बॉक्स में लिखा कि विश्वरूप के दावों पर आपको क्या कहना है। विश्वरूप तो कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, विश्वरूप तो कह रहे हैं कि ये दुनिया की साजिश है। तो उनको आप बुलाइए, दर्शक का आदेश, दर्शकों का आदेश, उसका पालन हो रहा है। तो एक तरफ विश्वरूप के दावे हैं, दूसरी तरफ उनसे संवाद करने के लिए हमारे साथ एक और यूट्यूबर हैं जिनका नाम डॉक्टर परमजीत सिंह है। डॉक्टर सिंह कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जसोदा हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अकोला के गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया, बाद में दूसरे डिप्लोमा वगैरह किए, और डॉक्टर सिंह भी डॉक्टर एजुकेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। और डॉक्टर विश्वरूप जाम्बिया की एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने डायबिटीज पे पीएचडी कर रखी है और ये अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर विश्वरूप ये बताइए कि आपके कोरोना को लेकर क्या दावे हैं। कोरोना एक फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसे फ्लू होता है, हर साल होता है फ्लू, और हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड भी, इंडिया में भी। तो वैसे ही एक फ्लू वायरस है और उससे फ्लू हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को फ्लू होगा नहीं, 80% लोगों को कोरोना आएगा भी तो, और होगा भी तो दैट इज 20% पीपल जिनको एक्चुअली फ्लू होगा, राइट। एंड उनमें से भी जो डेथ होगा दैट इज जस्ट 0.1%। तो दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज कोरोना। सर, ये मेरा एक सवाल है, ये 0.1% का मोर्टेलिटी रेट आपने कहाँ से देखा है? सर, ये 26 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, हाँ, उसमें से इसमें से न्यू इंग्लैंड 26 मार्च को, वेट, कहाँ से देखा है? 26 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। न्यू ये इंग्लैंड जर्नल ऑफ 0.1% मेडिसिन। का जो आपने मोर्टेलिटी रेट बताया है, ये किस कंट्री का है? ये क्या पूरी दुनिया का है? पूरे दुनिया का है सर। डॉक्टर सिंह, जी जनाब, नमस्कार। क्या कहना है आपका इस आंकड़े पर? जी बिल्कुल नहीं जी, आंकड़े हर रोज बदल रहे हैं, और अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे तो हर कंट्री में आंकड़े अलग हैं। आज के डेट में अगर आप सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके भी देखेंगे तो इसका जो डेथ रेट है, सबसे पहली बात, ये कोरोना वायरस की जो फैमिली है ये बहुत पुरानी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो वायरस है ये नया वायरस है, ये नया वर्जन है। हर साल कोई ना कोई वायरस म्यूटेट होता है, बल्कि ये नहीं, लाखों वायरस म्यूटेट होते हैं। उनमें से एक आधा वायरस डेंजरसली म्यूटेट हो जाता है, जिसके चलते वो कई बार खतरनाक बीमारी कर सकता है। ऐसे में जरूर इस पेशेंट से, हमने भी अपने वीडियोस में कई बार बताया है, अगर आपके अंदर जाएगा तो 80% चांस है आपको कुछ नहीं होगा, सच। 20% चांस है, 15-20% चांस है आप बीमार होंगे, थोड़े बहुत आपको दवाइयां या हॉस्पिटल की या डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ेगी, आप ठीक हो जाओगे, सच। लेकिन 5% चांस है आपको भर्ती करना पड़ेगा। 1 से 3% चांस है आपकी जान जा सकती है। ये 1 से 3% का जो हम नंबर बता रहे हैं, ये भी हर वक्त चेंज होता रहता है। ये जितने भी लोग आप, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल डिसाइड करता है, राइट। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ये दुनिया की हेल्थ केयर कम्युनिटी डिसाइड करती है, जो ये सब का हिसाब रख रही है कि कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने डिटेक्ट हुए, कितने मरे। इसके लिए आप जॉन हॉपकिंस की साइट पे जाके देख सकते हैं। जॉन हॉपकिंस के साइट पे लगातार पूरी दुनिया का ब्यौरा आ रहा है, जिसमें कितने डिटेक्ट हुए, कितने मरे, हर एक कंट्री वाइज आ रहा है। उसके हिसाब से अगर खुद भी आप हिसाब लगाएं तो इसकी डेथ रेट 0.1% तो कतई भी नहीं है,
काफी ज्यादा है। डॉक्टर सिंह, मैं आई विल स्टॉप यू देयर। आयुष, यू वांट टू ऐड समथिंग, देन आई गो टू विश्वरूप जी। डॉक्टर विश्वरूप जो है वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के हवाले से कह रहे हैं। 26 मार्च का जो जर्नल है वो मेरे सामने खुला है, और उसमें ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि एक स्टडी में पाया गया कि इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो करीब 2% है, जबकि एक दूसरी स्टडी जो 1099 लोगों पर हुई थी उसमें 1.4% पाई गई इसकी। अब उसमें क्या है कि अलग अलग बीमारियों से इसका कंपैरिजन किया गया है, तो सार्स और मर्स की है वो 9-10% और 36% की है, और जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसकी 0.1% लिखी, जो सीवियर सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसकी फर्टिलिटी रेट 0.1% लिखी है। तो ये स्टडी ये कह रही है कि ये सार्स और मर्स का करीबी ना होकर इसका ज्यादा करीबी है, क्योंकि ये 1.6% और 2% जैसा आंकड़ा है। तो ये 0.1% है नहीं, इसके ज्यादा करीब है उन लोगों के मुकाबले। ये आयुष, स्टडी आई में विल लिखा। स्टॉप यू देयर। डॉक्टर विश्वरूप, आपने जिस इंग्लैंड के जर्नल को कोट किया, आयुष के सामने वो जर्नल खुला है, उस जर्नल में साफ लिखा है कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसमें मृत्यु दर 0.1% होती है, जिसको आप कोरोना की मृत्यु दर बता रहे हैं, कोविड-19 की मृत्यु दर बता रहे हैं। कोविड-19 की मृत्यु दर उन्होंने 1.5 से 2% बोली है। आपका टेक क्या है सर? हाँ, इसमें मेरा टेक ये है कि उन्होंने ये बोला है कि इट इज क्लोजर टू, इट कैन बी कंपेरेबल विद सीजनल फ्लू डेथ। कंपेरेबल, अब कंपेरेबल वर्ड का इंटरप्रिटेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। कंपेरेबल वर्ड का मतलब ये भी हो सकता है इससे ज्यादा है, इससे कम है, या इसके जैसा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसके जैसा है। इट इज कंपेरेबल टू। आपको इसके आपके इसको लगने का वैज्ञानिक आधार क्या है? लैब टेस्टेड, सैंपल टेस्टेड आधार क्या है, बेस क्या है आपको लगने का? क्योंकि उस जर्नल में स्पेसिफिकली लिखा है कोविड-19 का जो डेथ रेट है, डेथ रेट 1.5 से 2% है। इन्फ्लुएंजा से उसको उन्होंने इसलिए कंपेयर, क्योंकि डेटा के मामले में वो उसके करीब है, डेटा के मामले में करीब है, लेकिन जो डेटा है वो 1.5 से 2% है, 0.1% नहीं है जो आप दावा कर रहे हैं सर। हाँ, इसमें मैं बताता हूँ। अभी जो डेटा 1% और 2% बता रहे हैं, दैट इज द डेटा अमंग द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। बहुत सारे लोग लाइक एनी अदर फ्लू जो कभी हॉस्पिटल गए नहीं, लाइक मेरे जैसा या आपके जैसा, जिसको कोरोना होगा भी और पता भी नहीं चलेगा, फ्लू होके ठीक भी हो जाएगा। तो वो वाला फैक्टर अगर कंसिडर करेंगे, जो कि फैक्टर कंसिडर किया जाता है जब भी कभी किसी भी बीमारी की मोर्टेलिटी रेट को बनाया जाता है, वो एक एक्स फैक्टर को कंपेयर माना जाता है कि इतने लोग तो नहीं आएंगे हॉस्पिटल में, वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे या घर पे ही मर जाएंगे, घर पे अपना इलाज हो जाएगा, वो कभी रिपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अमंग द रिपोर्टेड पीपल इट कैन बी व्हाट यू आर सीइंग इन द जर्नल। भाई जैसे अगर इंडिया का भी देखें कि इतने लोग हॉस्पिटल में कितने लोग मरे, that is not the overall mortality rate, that is the mortality rate among the people who have been reported in the hospital, right? So ये तो एक बात है। दूसरी बात सबसे नहीं, इंपॉर्टेंट मैं तो इसलिए देखिए मैंने आपको काउंटर किया, क्योंकि जब आपने एक सोर्स कोट किया, आपने कहा कि मैं 0.1 बोल रहा हूं इंग्लिश जर्नल के बेस पे, तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि जो आप कोट कर रहे हैं उस जर्नल में वो नहीं लिखा है। अब आप एक दूसरी थ्योरी दे रहे हैं कि मॉर्टेलिटी रेट जो भी किसी भी रिसर्च में बताया जाता है वो एग्जैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि सारे पेशेंट रिपोर्ट नहीं होते हैं। ये दूसरी चीज हो गई। ये मेरी थ्योरी नहीं है जी, दिस इज नॉट माय थ्योरी। कभी भी जब भी किसी भी वायरस का, बैक्टीरिया का, या कोई भी फ्लू का, या फॉर दैट मैटर किसी बीमारी का जब मोर्टेलिटी रेट लगाते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट लगाने के लिए ये फैक्टर यूज ही होता है। सिर्फ इट इज नेवर कितने लोग हॉस्पिटल में आए, उसमें से कितने लोग मरे, कितने लोग बच गए। इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दैट फॉर एनी डिजीज। ओवरऑल मोर्टेलिटी। आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर सिंह, आपका क्या कहना है जी, जो विश्वरूप जी बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, ऐसा है। ये सारे फैक्टर्स आपको क्या लगता है जो दुनिया भर के एसोसिएशन है, सीडीसीज हैं, ये वो कंसीडर नहीं करेंगे? ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे अनडिटेक्टेड केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको दर घोषित कर दें कि 0.1% मोर्टेलिटी रेट है और आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। ये टोटली गलत बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडी। सबसे बड़ी बात, जब आप एक आम जनता को ये बोल देते हो कि ये स्टडी देखो, न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल, जब आप खुद मेडिकल फील्ड के खिलाफ बोल रहे हो और उसी का एक सोर्स का कोड देके बोलते हो कि ये जर्नल में ये लिखा है, तो और वो भी गलत बोलते हो, वो भी इसको गलत इंटरप्रिटेट करके एक धारणा बना देते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका ये बैकअप खुद उन वो लोग दे रहे हैं। आप देखो, समझो तो आप समझ सकते हैं एक आम जनता के दिल में, दिमाग में क्या बात आएगी। ये बात मैंने भी अपने वीडियो में बोली है कि, और कई सारे डॉक्टरों ने भी बोली है, कई सारे पेशेंट्स अनडिटेक्टेबल होते हैं तो 1 to 3% की जगह रेट कम हो सकता है,
लेकिन 1 to 3% और 0.1% में भी जमीन आसमान का फर्क है अगर आप उसको देखेंगे। तो ये छोटी बात नहीं है द्विवेदी जी, समझ रहे हैं आप? सर मेरा नाम सौरभ है। आयुष, आप इसमें कोई सवाल जोड़ना चाहेंगे? हाँ, ये डॉक्टर विश्वरूप कह रहे थे कि वो इसके ज्यादा क्लोज है, मतलब जो स्टडी में लिखा है कि दैट इज मोर अकिन टू दीज सिवियर इन्फ्लुएंजा, जो कोरोना वायरस है। तो सर जब हम जैसे जानवरों में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जब हम बोलते हैं कि मानव जो है वो चिंपैंजी के ज्यादा करीब है शेरों के मुकाबले जेनेटिकली, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मानव चिंपैंजी ही है या मानव बंदर ही है, वो उसके ज्यादा क्लोज है और मानव चिंपैंजी है, ये दोनों बातों में फर्क है। ये मुझसे पूछे तो बोला जरा। जी सर, जी सर। हाँ, देखिए यहाँ पे कोई और फिगर है नहीं हमारे पास। फिगर या तो वो 2-3% जो आप बोल रहे हैं वो है, या 0.1 है वो है। नहीं, 0.1 तो है ही नहीं फिगर। 0.1 का फिगर कहाँ है? लेट मी चलो, मुझे मौका दे रहे हैं तो 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। अभी परमजीत जी ने, डॉक्टर परमजीत ने बताया, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2 अप्रैल वो भी आप खोल लीजिए, उसमें यह है कि अगर 80% लोगों को कोरोना वायरस आएगा तो उनको कोई सिम्टम नहीं होगा, राइट, यानी कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो ठीक भी नहीं होंगे, बीमारी नहीं पड़ रहे हैं पहली बार, राइट। तो अब 80% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज क्वाइट अ बिग अमाउंट। और वो जो 20% जो बीमार पड़ेंगे उसमें से करीब 10% को हाई फीवर नहीं होगा, 10% को हाई फीवर नहीं होगा, तो जो रिमेनिंग 10% है उन्हीं में फीवर भी होगा। तो एक्चुअली कोरोना वायरस से जो एक्चुअल फ्लू होगा दैट इज इन 10%। तो वो जो 10% है उन्हीं की मोर्टिलिटी की बात चल रही है। वो 90% जो कोरोना होने के बावजूद भी जिंदा है, अगर वो आप फैक्टर को इंक्लूड करें दैट इज क्वाइट अ सब्सटेंशियल 90%। तो वो 10% के बीच में जो लोग मरे, वो 10% में भी थोड़े लोग हॉस्पिटल जाएंगे, थोड़े लोग नहीं जाएंगे, वो 90% तो नहीं जाने वाले, क्योंकि उसमें से 80% को सिम्टम ही नहीं है और 10% को सिर्फ खांसी है, अगर तो है। 10% को ही टेम्परेचर है, तो अगर कोई जाएगा तो 10% जाएगा, अगर कोई मरेगा तो 10% में ही मरेगा। तो उसमें से जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं या ले जाए जा रहे हैं, उन्हीं की मौजूदगी है, उन्हीं में बात कर रहे हैं। इस ब्रैकेट बहुत थोड़ा सा है जिसकी बात कर रहे हैं। विष्णु जी, ये आप तो पूरी परसेंटेज की थ्योरी हिला रहे हैं। जो 2% है वो 100 का 2% है, वो बचे हुए 10 का 2% नहीं है। नहीं, जो 2% आप बता रहे हैं ना अभी, वो हॉस्पिटल में जितने लोग भर्ती हुए उसका 2% है, वो उसका 2% मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका एक दावा है कि ये कोरोना वायरस एक सिंपल सा वायरस है, फ्लू के जैसा वायरस है, और आप ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल वायरस है, ये इसके पीछे क्या आधार है आपके ये कहने के पीछे? ये दो चीजें हैं। एक तो ये 0.1% जो मोर्टिलिटी रेट है जो है, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली आप इसके सिम्टम देखेंगे कि इसमें ज्यादातर लोगों को कोई सिम्टम ही नहीं होते, दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड इज ट्रांसमिशन रेट। इसका जो R0 फैक्टर है आयुष जी, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है कितनी तेजी से फैलता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 है। हाँ, मतलब ठीक है, कुछ स्टडीज में ये पाया गया है। हाँ, एक आदमी 2 लोगों तक फैला सकता है। कॉमन कोल्ड है 2, एक आदमी, मुझे जुकाम होगा तो मैं 2 लोगों को फैला पाऊंगा ऑन एवरेज। तो इसका जो फैलने की शक्ति 2 है या 2 है, वेरी वेरी क्लोज टू कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड में और ट्यूबरक्लोसिस का 10 है, 10, यानी कि एक आदमी को टीबी होगा तो 10, उसके कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, if I compare it with common cold, if I compare it with TB, if I compare with influenza, then it is coming closer to influenza का 1.3 है, 1.3 ट्रांसमिशन रेट है, एक से एक को या 2 को फैलेगा। तो ये इन्फ्लुएंजा ही हुआ, राइट, नंबर 1। एंड फाइनली जी डॉक्टर सिंह, देखिए मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये एक बहुत डिफरेंस आ जाता है एक मेडिकल बैकग्राउंड, एक मेडिकल स्टडी, एक मेडिकल बैकग्राउंड वाले का स्टडी पढ़ना और एक कॉमन पर्सन का स्टडी पढ़ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कॉमन पर्सन नहीं है, ये भाई न्यूट्रिशनिस्ट है, अपने आप बहुत पढ़ाई करी है इन्होंने, ज्ञानी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी बैकग्राउंड मेडिकल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये ऐसे फैक्ट्स को जोड़ के एक तथ्य पे आ जाते हैं, एक इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सच होगा। ये इनको जरूर सच लग सकता है लेकिन वो सच्चाई नहीं है। पहली बात, कोरोना वायरस का टोटल आरएनए, टोटल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर का प्रोटीन्स, ये टोटल अलग है, तभी इसको नोवेल कोरोना वायरस बोला जा रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े देश, अमेरिका जैसा देश जिसके पास में किसी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी कमी नहीं है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग अपने इलाज के लिए वहां जाते हैं,
वो अपने घुटने टेक के इस कोरोना वायरस के ऊपर, उस कोरोना वायरस के नीचे बैठा हुआ है, कोरोना वायरस से फंसा हुआ है। सो अब भी अगर हम ये बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस पुराना फ्लू वायरस है, तो फिर सौरभ जी क्या बोल सकता हूं मैं, ये बस ये बात है कि ये आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर स्टडीज की बात करते हैं तो स्टडीज का इंटरप्रिटेशन आप गलत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 लोग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हो और आप सही हो, ऐसा नहीं होता। मैं बोलूं? हाँ डॉक्टर विष्णु बताइए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने ये नहीं बोला कि नया नहीं है, ये नया है लेकिन ये फ्लू जैसा है, पहली बात तो आई एम सेइंग न्यू, नंबर 1। नंबर 2, आपने यूएस और यूके को कोट किया, लेट मी कोट। जनवरी महीने में सीडीसी ने बोला था, जनवरी महीने में सीडीसी का क्लेम था कि भाई करीब 17 लाख लोग यूएस में 3-4 महीने में मर जाएंगे, और यूके का क्लेम है, यूके का क्लेम था कि करीब 5 लाख लोग यूके में मर जाएंगे और करीब 2 लाख से 20 लाख लोग यूएस में मरेंगे। दैट इज द क्लेम ऑफ द यूके, उनका एस्टिमेशन था, अप्रोक्सीमेशन। नाउ 19 मार्च को, लेट मी कंप्लीट सर, 19 मार्च को यूके ने कोरोना को ठीक से समझा, उसको हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज से हटा दिया 19 मार्च को अपने वेबसाइट में, और उन्होंने ये लिख दिया कि हमें भूल हुई थी कि हमने इसको ऐसा खतरनाक कुछ समझा, जबकि ये उतना ना तो कंटेजियस है ना ही उतना डेडली है। तो इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर में ही नहीं, कहीं और भी आराम से हो सकता है। दैट इज अबाउट द यूके इन देयर ओन गाइडलाइन। आर यू सेइंग डॉक्टर विष्णु कि कोरोना कोविड-19 जो बीमारी है, जो नोवल कोरोना वायरस से हो रही, वो डेडली नहीं है? आर यू टेलिंग मी दैट? राइट सर, आपने ठीक से ओके ग्रेट। डॉक्टर सिंह जी, डॉक्टर पूरा सिंह लंदन बंद पड़ा है जनाब, पूरा लंदन बंद पड़ा है। मेरी सिस्टर लंदन में है, शी इज अ डॉक्टर देयर। उनके हॉस्पिटल में हर दूसरा पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है वो मर रहा है। उनके हॉस्पिटल में 70 साल के ऊपर वाले पेशेंट को बेड भी नहीं दे रहे। उनके हॉस्पिटल में 50 साल के ऊपर वाले पेशेंट जो है उनको सोचा जा रहा है कि इसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो उसको एडमिट भी नहीं कर रहे। हॉस्पिटल्स के बेड कम पड़ रहे हैं। अगर आप इसको डेडली नहीं बोलेंगे तो किसको डेडली बोलेंगे? आयुष, एक सेकंड सर, आई विल कम टू यू। आयुष जी, मुझे बस ये जानना है, आपने जो ये सीडीसी का बताया, ये मतलब आपको कहाँ से मिला आंकड़ा कि हाँ, वो सीडीसी ने मेरे ऐसा कहा पास था? भी सोर्स नहीं है उसका सोर्स मुझे भी नहीं पता। 17 लाख लोग मर जाएंगे ऐसा सीडीसी ने कहा, मतलब ये तो बड़ी खबर होनी चाहिए थी, कैसे मिस हो गई ये पढ़ के लोगों से? बता देता हूँ मैं सोर्स, आप ढूंढ लीजिए, आपके पास अभी कंप्यूटर है, मुझे कुछ आप टाइप कीजिए 2019-2020 यूएस फ्लू सीजन प्रिलिमिनरी बर्डन एस्टिमेट ऑफ सीडीसी, आप टाइप कीजिए, और मैं डेट भी बताने की कोशिश करता हूँ कौन सी डेट में आया था। वो जनवरी महीने में आया था, जनवरी के लास्ट वीक में आया था ये, कि तब सीडीसी ने एस्टिमेट लगाया था। and that prediction is about coronavirus? कोरोना Are you सर, talking about COVID-19? और इन्फ्लुएंजा लाइक No, इलनेस, ये ये about बहुत all इंपॉर्टेंट पॉइंट है। influenza related illness. कोरोना सर, कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं। कोरोना is a family of virus. I am talking about COVID-19. क्या ये prediction COVID-19 के बारे में था? हाँ, कोविड-19 में था Is उस it वक्त। clearly mentioned? हाँ, आप देखिए तो सही। हाँ, आप देखिए, एक बार फिर से बताएंगे सर, आप वो लिंक बताएंगे एक बार फिर से? मैं आप टाइप कीजिए 2019-2020 यूएस फ्लू सीजन, ठीक है ना, उसमें प्रीलिमिनरी बर्डन एस्टिमेट, इसमें जाएंगे, जरूर लिखा फ्लू सीजन, लेकिन अंदर तो पढ़िए सर आप बता रहे हैं देखिए मुझे कि टॉपिक, ये फ्लू सीजन की हेडिंग के साथ रिसर्च है। कोविड-19 आज की तारीख में सबसे बड़ा टाइटल है, सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर जनवरी तब उसका नामकरण नहीं हुआ था, जनवरी में नामकरण कहाँ हुआ था? ना तो कोरोना ठीक से नामकरण हुआ था, जिसको अब नामकरण फिर चेंज हो गया ना, कोविड-19 तब नाम आया नहीं था। अच्छा, एंड यू आर सेइंग कि ये पूरा प्रेडिक्शन कोविड-19 बीमारी के बारे में था? हाँ, आप देखिए, ठीक है, विल सर्च। नहीं तो आज के डेट में दूसरी फ्लू वायरसेस खत्म नहीं हो गई हैं। आज के डेट में दूसरे फ्लू वायरसेस भी दुनिया में मौजूद हैं, सारी वायरसेस ऑलरेडी हैं, दूसरे लोग इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। हमारे अस्पतालों में आने वाले हर पेशेंट जो सर्दी खांसी से आ रहा है या उसको सांस फूल रही है, उसको कोविड के लिए टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सबको कोविड नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग मरना बंद कर दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर सिंह ये कह रहे हैं विश्वरूप जी कि आप जो डेटा बता रहे हैं वो नॉर्मल जो फ्लू वाली बीमारियां हैं उनके बारे में प्रेडिक्शन है, इट हैज नथिंग टू डू विद कोविड-19। आप चेक कर लो ना, आप चेक कर लो, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ, नहीं तो मैं प्रिंट आउट भी मैं भेज सकता हूँ। नहीं, आपने जो बताया है उसको तो हम अलग से चेक करेंगे ही, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही की फ्रेटर्निटी के एक डॉक्टर हैं जो
कह रहे हैं कि ये आप जो बता रहे हैं ये फ्लू का डेटा है, ये कोविड-19 का डेटा नहीं है। कैन यू रीड एनी पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम द रिसर्च जिसमें क्लियरली मेंशन हो इस बीमारी के बारे में? मैं पढ़ के सुनाऊं? जी प्लीज। US Center of Disease Control and Prevention predicted in the month of February from 2 lakh to 2 lakh to 1.7 million, 200,000 to 1.7 million death due to coronavirus this season in US alone. अब ये पूरा लाइन बढ़ गया, ये आप टाइप कीजिए, आप देखिए आपको क्या मिलता है। पहली बात, और यूके का जो प्रिडिक्शन था जनवरी महीने का, यूके का कोविड-19 के बारे में, दैट वाज इसमें नोवेल कोरोना वायरस नहीं लिखा है, इसमें कोरोना वायरस लिखा है। कोरोना वायरस इज अ बिग फैमिली, अगर लिखा भी है तो हाँ। क्या नोवेल कोरोना वायरस लिखा है डॉक्टर बिश्रू? देखिए मेरे पास तो मेरा टेक्स्ट है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखा है ना, जनवरी महीने में इट वाज नॉट क्लियर, इसको नोवेल बोले, इसको कोविड बोले, इसको क्या बोले, बट दे वर रेफरिंग टू दिस। आप एक बार देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, अगर ये बताइए कि जनवरी के महीने में क्लियर नहीं था तो आपने कैसे कनेक्ट कर दिया कि ये कोविड-19 के बारे में बात हो रही है? मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स का, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का मार्च महीने में आया, आई जस्ट फाइंड आउट कि उन्होंने तब रेफर किया कि जनवरी महीने में जो उन्होंने रेफर किया था, दैट वाज अ रॉन्ग एस्टिमेशन, बिकॉज ऑफ दैट ऑल दिस chaos हैपेंड। नंबर 1। नंबर 2, यूके ने भी जो 19 मार्च को अपना स्टेटस चेंज किया, तब उस 19 मार्च को आप देखिए, आप जस्ट टाइप कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एक ही वर्ड टाइप करना आपको, वन वर्ड ओनली, हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। HCID टाइप करेंगे, यूके टाइप करेंगे, सारा आ जाएगा कि तब क्या प्रेडिक्ट किया था और हुआ क्या। एंड दे आर सेइंग वी हैव एस्टिमेटेड रॉन्गली, हमारी गलती थी। ये वो गलती वर्ड यूज करें सर। एंड डॉक्टर सिंह, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पे? जी देखिए सौरभ जी, HCID का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत जरूरी है डेथ रेट बहुत ज्यादा होना, जैसे इबोला वायरस की है, जैसे बर्ड फ्लू की है, कि जिसको होगा उसको बहुत ज्यादा चांस है कि वो मर जाएगा, 60% चांस, 15% चांस। तो जब इतना हाई चांस होता है तो उस एक इंसान से उसको दूसरे को जानने नहीं दिया जा सकता। उसके लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारे प्रबंध, बहुत सारे आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब इस नए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये कितना खतरनाक, इसका डेथ रेट कितना हो सकता है, उसको HCID की कैटेगरी में रखा जा सकता था। लेकिन अब इतने प्रबंध की जरूरत नहीं है। 1 to 3% डेथ रेट है, 0.1 नहीं, 1 to 3% में उसको HCID की कैटेगरी में नहीं रखने की जरूरत। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी कोई गलती मानी या क्या करी, ये गलत इंटरप्रिटेशन है किसी तरीके का। विश्वरूप जी, ये बात तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर फाउची, जो अमेरिका में पूरी ये कोविड वाली जो 19 वाली लड़ाई है उसकी देखरेख कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पैंडेमिक एक्सपर्ट, वो भी ये सब लोग बोल रहे हैं ना ये तो, कि जो डेथ रेट है वो 2% है, और इसलिए डॉक्टर सिंह बता रहे हैं कि उस कैटेगरी से निकाला है। लेकिन आप जो ये पूरी थ्योरी दे रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर डर फैलाया जा रहा है, करने की जरूरत नहीं है, इतने लोग तो मरते ही हैं, ऐसा है वैसा है, उसके पीछे का आधार क्या है? क्योंकि जो भी आप थ्योरी और डेटा दे रहे हैं वो डेटा इस पूरे पजल में फिट नहीं हो रहा है सर कहीं भी। अरे कैसे नहीं फिट हो रहा है सौरभ, मैं बताता हूँ। दो बातें हैं, अभी आपने दो बातें बोली। एक तो बोला कि फाउची क्या बोल रहे हैं, एंथनी फाउची, वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज वन थिंग। दूसरा, जर्नल क्या बोल रहे हैं। दूसरा, आप फाउची क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जर्नल में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। सर आपने जर्नल में जो भी जर्नल कोट किया, हमने उनका एक्सप्लेनेशन बता दिया। आपने एक डेटा 0.1% का दिया, वो डेटा आपने गलत कोट किया, गलत कंटेक्स्ट में गलत ढंग से कोट किया। दूसरा, आपने फ्लू और इन्फ्लुएंजा का कहा, हमने उसका डिस्क्रिप्शन बताया। तीसरा, आपने HCID की लिस्ट से हटाने को कहा, उसका डिस्क्रिप्शन बताया। आप गलत यूं ही बोल रहे हैं, वो गलत है नहीं, दैट इज नॉट रॉन्ग। आप एक बार और कंफर्म कर लें। विश्वरूप जी, पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट डॉक्टर एक बात बोल रहे हैं, आप दूसरी बात बोल रहे हैं, तो आपको अपनी बात को वजन देने के लिए कुछ डेटा, कुछ तर्क देना होगा। अब मैं दे रहा हूँ, प्लीज। आप सब कुछ छोड़िए। कल ही था, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 8 देखिए। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 8, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया होगा किसी के पास भी जी, तो उसको देखिए। उसमें भी ये लिखा है कि भाई ये इट इज नॉट इवन 3% एज इट वाज थॉट बिफोर। 3% भी नहीं है ये। That was being accepted even by WHO. Who is contesting that data, sir? Nobody is contesting that data. Everybody is saying the death rate is around 2%. So why are you trying to establish? ये तो सब कोई कह रहा है कि 2% है, लेकिन when you look at the amount of, आप ये देखिए कि सर सैंपल कितना बड़ा है। इंडिया में
1.4 मिलियन, 1.3 बिलियन पीपल, राइट? 1.3 बिलियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ग्लोबल नहीं, हम तो सब लोग कह रहे हैं कि 1 या 1.5 से लेके कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, पर वो 1 से 3-4 के बीच वेरी कर रहा है। वही आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी बता रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर आप देख पा रहे तो जी एनीबॉडी कैन, राइट? तो ये पेंडेमिक नॉट एज डेडली एज इनिशियली प्रोजेक्टेड। देखिए सही, पहले जो किसका प्रोजेक्ट बयान है? ये यार आप थोड़ा सा आप भी कर लो ना, मैं बताता हूँ। ये कल का आर्टिकल है, इंडियन अमेरिकन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एंड ये अब ग्लोबल बयान है, डब्ल्यूएचओ का भी यही बयान है। अब ये डब्ल्यूएचओ का है, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको। नहीं, आप पढ़ के बता दीजिए, डब्ल्यूएचओ का क्या बयान है, वर्बेटम पढ़ दीजिए। पढ़ते हैं भाई। The WHO too has acknowledged more recently that COVID-19 death rate is between 3 to 4% of reported cases, right? And if the death rate as a percentage of infection is considered rather than just reported and confirmed case, it would be lower, right? तो सब लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं भाई। पहले जो एस्टिमेट कर रहे थे इशारा नीचे। WHO तो मैं सौरभ जी एक बात आपको आउट ऑफ द वे करना चाहूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपका। वो ये कि आज से 10 साल पहले, याद कीजिए 2009 में H1N1 पैंडेमिक हुआ था, तब WHO को 2010 में पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने गुनहगार, दोषी, लुटेरा ठहराया था। तब जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी H1N1 के नाम पे कि ये पैंडेमिक है, लाखों लोग मर जाएंगे, वही वाली अभी दोबारा से है। तो पहली बात तो ये कि शुरू से आखिर तक अगर एक आदमी बोल रहा है कि भाई बहुत लोग मरने वाले हैं, दैट इज WHO, जो अभी मेंटेन कर रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल द एविडेंसेस। अभी भी वो मना नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्लियरली हाँ भी नहीं बोलना चाह रहा है। आप इससे लाइन देखिए। डॉक्टर विश्वरूप, आप लगातार वही बात कह रहे हैं। आपने फिर से डब्ल्यूएचओ का हवाला देके यही बात कही कि 3% या 4% है। डॉक्टर सिंह और आयुष ऑफ द रिपोर्ट, सर रिपोर्टेड का ही होगा ना? सर रिपोर्टेड का ही होगा ना? आप ये बताइए कि जहां पे जांच ही नहीं हुई, जहां, अब एक बात बताइए, मान लीजिए एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे एक बीमारी फैली, उस बीमारी से कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग इलाज के बाद ठीक हो गए, लेकिन जब वो सैंपल ही दुनिया के सामने नहीं है तो उसको तो आप अकाउंट में ले ही नहीं सकते हो। आप हमेशा जो पूरी आपकी जो डेटा होती है, रिसर्च होती है, वो हमेशा रिपोर्टेड केसेस पे ही होती है ना सर। अनरिपोर्टेड केसेस में लोग मरे कि जिए नहीं पता ना सर। अनरिपोर्टेड सौरभ जी, जब भी इस तरह का डेटा आता है ना कि मोर्टलिटी रेट का स्पेशली बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों में नहीं बात कर रहा हूँ, अजीत जी आप इसको एग्री करेंगे कि जब भी कभी डेटा आता है, आयुष सॉरी, जब भी कभी डेटा आता है तो सैंपल में ये फैक्टर जरूर लेते हैं अनरिपोर्टेड केस का। और अनरिपोर्टेड केस कैसे पता चलेगा? वो एक सैंपलिंग करते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में कितने लोग गए वर्सेस कितने लोग उनमें से वापस घर गए और कितने लोग मर गए, दैट इज नॉट द थिंग। हाँ, अगर हॉस्पिटल वर्सेस कितने लोग मर गए, दैट इज 3 to 4%, आई एग्री, बट इट इज नॉट अबाउट दैट। मैं पॉइंट 1 बोल रहा हूँ ओवरऑल मॉर्टिलिटी का। दैट इज नॉट 3 to 4%। जितने हॉस्पिटल पहुंचे, अगर उसमें डेथ रेट देखेंगे आप तो 40-50% तक पहुंच जाएगा। ज्यादातर पेशेंट्स को टेस्टिंग के बाद हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा रहा है, घर पे ही आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, या कोविड केयर सेंटर्स में, या कोविड दूसरे सेंटर में इंडिया में रखा जा रहा है। अस्पताल में इतने बेड ही नहीं है। इंडिया के बारे में अगर बात करें, खाली पूरे दुनिया में भी वैसे ऐसी सिचुएशन है, अस्पतालों में इतने आईसीयूज भी नहीं है, बेड ही नहीं है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है उनमें से 25-26% पेशेंट बच नहीं पाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये अल्टीमेटली इशू, गलती इनकी नहीं है सौरभ जी। अल्टीमेट इशू क्या हो जाता है, कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं। और अगर हम इनकी बात भी माने, अगर बोलने भी चाहें कि भाई साहब चलो दुनिया जो कह रही है गलत है, ये जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इनके अगर आप वो देखोगे कि भाई, अगर देखिए डॉक्टर फॉची उसके वर्ल्ड रिनाउंड एक्लेम्ड एक डॉक्टर हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनके उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं हाँ भाई इन्होंने बोला तो हम मान सकते हैं। WHO का एक पर्सन अगर देखिए, अगर हम सरकार को गाली देते हैं, पुलिस वालों को गाली देते हैं कि पुलिस में, महकमे में ये तो बिका हुआ है, वो बिका, इसका मतलब क्या पूरा सिस्टम खराब हो गया? क्या सरकार ही खराब है, हम डाकू बन जाएं? क्या पुलिस वाले खराब हैं? जी हाँ, WHO में भी हर जगह पे कोई ना कोई बिका हुआ हो सकता है, कोई एक पर्सन गलत काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ही पूरा खराब है और हर डॉक्टर बिका हुआ है, जो आप दूसरों को पोर्ट्रे करते हैं। इसी चक्कर में लोग डॉक्टर से नफरत करते हैं, डॉक्टरों को मारा जा रहा है। क्या आपको दिख नहीं रहा? छोटी छोटी बातें गलत पोर्ट्रे होती है। डॉक्टर सिंह थोड़ा सा प्लीज काम डाउन। विश्वरूप जी ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कोट की है, वो रिपोर्ट मेरे सामने है।
मैं अपने दर्शकों को और आप तीनों लोगों को भी वो रिपोर्ट पढ़ के बता देता हूं। चिदानंद राजघट्टा एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, यूएस से रिपोर्ट करते हैं, उनकी बाइलाइन के साथ ये रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर जय भट्टाचार्य। उन्होंने ये कहा है कि इनिशियली जो डेथ रेट बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा हो सकता है, उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ लिखा है कि who is also director will be dangerous. He clearly said, Fox News से बात करते हुए, the coronavirus dangerous because of the speed of transmission and lack of vaccine. ये दो चीजें कौन कंटेस्ट कर रहा है विश्वरूप जी, कि कोरोना का इलाज नहीं है और ये फैल रहा है लोगों में एक से दूसरे में। अगर इसका 2 भी रेट है, 1:2 का भी रेट है पूरी दुनिया में, 150 लगभग मुल्कों में ये पहुंच चुका है और इसकी वैक्सीन नहीं है। अगर किसी को ये बीमारी हो रही तो वो मर रहा है। ये बात तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य भी कह रहे हैं स्टैनफोर्ड के। फिर इसी रिपोर्ट में आखिरी में लिखा है, ये WHO ने भी माना है कि जो इनिशियल प्रेडिक्शन थे उसको WHO ने भी घटा के 3 से 4% कर दिया है। तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य मेडिसिन के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के, उनकी बात आपकी थ्योरी को कैसे सपोर्ट कर रही है? वो भी तो कह रहे हैं कि कोरोना घातक है, कोरोना की दवाई नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि 2 महीने पहले जो बताया जा रहा था कि इससे इतने लोग मर जाएंगे, 8%, 10%, 12%, 3-4% है। पर पूरी दुनिया की चिंता ये है कि अगर इस कोविड-19 से 100 में 2% लोग भी मर रहे हैं, 100 लोगों को बीमारी हो रही, 2% भी मर रहे हैं उसमें, तो ये बहुत चिंता का विषय है। स्पेन में, इटली में, ईरान में, यूएस में, इंग्लैंड में, इंडिया में लोग मर रहे हैं सर। उनको इलाज, और स्पेन और इटली का जो उदाहरण दिया जा रहा है या यूएस का उदाहरण दिया जा रहा है कि वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। तो ये कैसे आपको थ्योरी एक कंस्पिरेसी लग रही है, कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, जो आप अलग अलग सरकारी रिपोर्ट्स को आधा अधूरा अखबारों में छपी रिपोर्ट्स को कोट कर रहे हैं। उसमें जितनी रिपोर्ट हम तुरंत मौके पे खोज सकते हैं हम खोज के आपको बता रहे हैं। आपने स्टैनफोर्ड के डॉक्टर जय भट्टाचार्य को कोट किया, हमने उनका पूरा बयान बता दिया। हाउ इज इट सपोर्टिंग योर थ्योरी? मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं। आपने लेट मी रीड इट कंप्लीट। द WHO put an estimate out that was, I think, initially 3.4%. Initially 3.4% by WHO. It's very unlikely it is anywhere near to that, right? It is much likely, much closer to the death rate that you see from flu per case. पढ़िए तो सही जी। तो समझ आ गई बात सौरभ जी? नहीं समझ में आई। उन्होंने एक एस्टिमेट दिया है और डॉक्टर जय भट्टाचार्य के इस एस्टिमेट के पीछे जो वो कह रहे हैं कि 3.4% से कम है, फ्लू के करीब है, कितना करीब है उन्होंने अभी कोई डेटा नहीं दिया है। फॉक्स न्यूज से बातचीत करने में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और उसी रिपोर्ट में नीचे लिखा है कि द WHO too has acknowledged more recently that COVID-19 death rate is between 3 to 4% of reported cases, and if the death rate as a percentage of infection is considered rather than just reported, it would be lower. पर कितना लोअर? आप सारी बात जो डॉक्टर सिंह बोल रहे हैं वो यही तो है कि 1.5% और 0.1%, इस दो डेटा के बीच में सर 100 गुना से ज्यादा का फर्क है। इसका जवाब देता हूं सर जी। इन्होंने क्लियर कर दिया, क्लोजर टू द डेथ रेट यू सी इन फ्लू। ये फ्लू में जो डेथ रेट देखते हैं उससे बहुत क्लोज है, ये बोल के दिया। अब 0.1 से क्लोज की का मतलब 0.2 होगा। 0.1 से ये आपकी व्याख्या है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने ऐसा कुछ भी कोई डेटा नहीं दिया, कोई दुनिया भर के साइंटिस्टों या लैब की स्क्रूटनी के लिए उन्होंने कोई सैंपल नहीं दिया सर। आप एक बात बताइए सर, आप डॉक्टर हैं, जब भी कोई बीमारी हुई, ये कोविड-19 हुआ, चाइना ने इसका जीनोम सीक्वेंस रिलीज किया, दुनिया भर की लैब में अब इसके लिए वैक्सीन तैयार हो रही है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, कोई भी वैक्सीन तैयार होती है, कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है, इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है ना सर। उसके पूरे RNA की टेस्टिंग हो रही है, उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी टेस्टिंग हो रही है, उसके हिसाब से हो रहा है। सिर्फ एक बयान या उस बयान का मैं ये मतलब निकालूंगा, ये कैसे होता है सर? सौरभ जी मुझे एक मिनट दीजिए। आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जो टेस्टिंग हो रही है दैट इज, आयुष जी आप ज्यादा समझेंगे, RT-PCR टेस्ट जी। अब वो टेस्ट जहां भी हो रहा है, जो भी है, वो इंस्ट्रूमेंट का आप मैन्युअल लीजिए और मैन्युअल में पढ़िए रेगुलेटरी स्टेटस क्या है। Regulatory status is it is to be used only for research purpose and not for the diagnostic purpose. ये regulatory status of the test being used, number 1. Number 2, inventor, RT-PCR test का inventor, ये PCR test का inventor कौन है? Kary Mullis. उन्होंने ही बोला था this test should not be used to detect the virus itself, right?
वो अगर चाहते हैं मैं दे देता हूँ उसका कोटेशन। नंबर 3, आप CDC के साइट में जाइए, 31 मार्च के रिपोर्ट में जाइए। CDC ने क्लियरली बोल दिया है कि कोरोना वायरस को कितना डिटेक्ट कर पाएगा, अभी भी कुछ भी हमने, मैं उसका यार लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊं आपको CDC ने क्या कोट किया। या द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ 2019 nCoV इन्फेक्शन। ये स्टेटस ऑफ CDC 2019 nCoV रियल टाइम RT-PCR डायग्नोस्टिक पैनल एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 30 मार्च 2020। और उसमें ये भी लिखा है सर, 3 लाइन लिखे हैं, फॉल्स पॉजिटिव इज मोर लाइकली व्हेन प्रेवलेंस इज मॉडरेट और लो। भारत में प्रेवलेंस इज लो, और भारत में प्रेवलेंस वी कैन से लो, तो जहां पे भी लो प्रेवलेंस होगा वहां फॉल्स होगा। तो CDC की बात माने तो ये परफॉर्मेंस, ये जो टेस्ट है, ये कभी भी उन्होंने, ये परफॉर्मेंस कैसा होगा एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ आज तक। अगर उस टेस्ट के मैन्युफैक्चरर की बात माने, जिसने इस टेस्ट को बनाया है, जो आपको बेच रहा है, उसने पहले लाइन में लिख दिया, रेगुलेटरी स्टेटस इट शुड बी यूज्ड फॉर रिसर्च नॉट फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ ए पेशेंट। पहले लाइन में लिख दिया। किसी भी मैन्युफैक्चरर का मैन्युअल लीजिए, आप बोलिए मैन्युअल दीजिए मुझे, उसका पहला पेज देखिए, सबसे ऊपर देखिए, ये हो गया दूसरा। तीसरा FDA में भी लिखा है अंडर इमरजेंसी यूसेज डायग्नोस्टिक। अच्छा, अंडर इमरजेंसी यूसेज डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, मैंने FDA में जानने की कोशिश की। उसका मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अप्रूव करना जिसकी कभी भी टेस्टिंग ना हो, जो अप्रूवल मिली ना हो, और अंधाधुन अप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड अंडर इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 10 सेकंड और लूंगा आपका कि मान लो, I'll come to you, Dr. Singh. Let him finish. जी हाँ बोलिए विष्णु जी। 10 सेकंड लूंगा। मान लो यहाँ पे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं, वहां पे एक विंडो खुल जाए कि इमरजेंसी, किसी को इमरजेंसी है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बस लाइसेंस ले लो और गाड़ी चला लो रास्ते में, क्योंकि आपको जल्दी में है। तो दैट्स वाई FDA का भी एक विंडो है जहाँ पे वो कभी कभी अप्रूवल उन इंस्ट्रूमेंट की पहले से कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये काम करता है क्या, इसका कितना एफिकेसी है, इसका पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव कितना आएगा, फॉल्स नेगेटिव कितना आएगा। तो राइट फ्रॉम FDA टू CDC टू इन्वेंटर टू मैन्युफैक्चरर, एंड उसके अलावा भी आप देखिए 27 ऑफ फेब जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और इसमें वुहान का 4 पेशेंट का केस रिकॉर्ड दिया हुआ है, जस्ट टू टेस्ट की ये टेस्टिंग मशीन ठीक है कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं। 4 पेशेंट को उन्होंने विदा कर दिया कि भाई ये नेगेटिव हो गए, घर जा सकते हैं। घर जाने के 13 डे बाद, ऑन एवरेज 13 डे बाद दोबारा टेस्ट किया एंड दे फाउंड टू बी पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव का मतलब क्या, दोबारा उनको कोरोना हो गया, या फिर पहले कोरोना ऑलरेडी था और वो कोरोना गलती से फॉल्स नेगेटिव था। ठीक है विष्णु जी, आपकी बात सुन ली। अब मैं डॉक्टर सिंह और आयुष के पास जाऊंगा। पहले डॉक्टर सिंह। जी, मैं इसको पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गलत इंटरप्रिटेशन का, और जो मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब भी एक पेशेंट, एक मान के चलिए कि 100 पेशेंट है जिनको सांस की बीमारी है, वो आप अस्पताल आ रहे हैं, और 100 के 100 को सांस फूल रहा है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि उस किस पेशेंट को बैक्टीरिया है, किसको कोरोना वायरस है, किसी को फ्लू वायरस है, किसी को इबोला है, किसी को इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है? ये डिसाइड कौन करता है? ये टेस्ट नहीं करता, ये डॉक्टर करता है। ये डॉक्टर क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव रेट्स होते हैं। जब एक पेशेंट सिम्टम के साथ आता है, उस पेशेंट का कोविड-19 टेस्ट होता है। ए सिम्टोमेटिक पेशेंट जो अस्पताल में आ रहे हैं ना, बिना किसी सिम्टम के, उनका भी कोविड-19 टेस्ट किया जाता है। उनका भी किया जाता है कि उनके अंदर भी एसिम्प्टोमेटिक केस हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ सिम्टम वाले का होगा। एक सिम्टम वाले पेशेंट का कोविड-19 टेस्ट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, पेशेंट की हिस्ट्री एनालाइज की जाती है, वो कहां से आया, उसके आसपास कोई कोविड-19 पेशेंट है नहीं है, उसकी प्रोग्रेस देखी जाती है, उसके WBC काउंट देखे जाते हैं कि WBC काउंट तो नहीं बढ़ रहे हैं, उसके चेस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा तो नहीं है, दूसरे कोई वायरल इन्फेक्शन जैसा तो नहीं है, और फिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर डिसाइड करता है कि हाँ, इसको हमारे ओपिनियन के अनुसार कोविड-19 ही है, नहीं इसको कोविड-19 प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको ये फलाना फलाना बीमारी है, इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। इसमें हर एक दुनिया का टेस्ट मदद करता है। अगर आप फॉल्स पॉजिटिव की रेट देखेंगे तो 99% रेट इन्होंने बताया कि वो अपने सारे वीडियोस में कि PCR टेस्ट 99% पॉजिटिव आता है, 1% फॉल्स पॉजिटिव आता है। ये गलत है, वो 99 नहीं, वो 50% ही पॉजिटिव बताता है, 50% गलत बताता है। अगर आप स्टडी देखोगे तो
जो सच्चाई है। लेकिन ये गलत है, ये सोच गलत है कि डॉक्टर सिर्फ इसके बेसिस पे पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देगा या इसको HIV मेडिसिन दे देगा और मार देगा। ये गलत सोच है, ऐसे डायग्नोसिस नहीं होता। इससे साबित होता है कि आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, आपको मेडिकल वो नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल ट्रीटमेंट हो कैसे रहा है। एक्चुअली में पेशेंट्स की क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत जरूरी होती है और ये सारे टेस्ट आपकी मदद करते हैं, एक डॉक्टर को इशारा देते हैं इसमें। ये इस टेस्ट को अभी फिलहाल इन्होंने स्टडी पर्पज से क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक इसके डेटा नहीं है कि कितने % लोगों में टेस्ट होगा। तो और इसमें जो प्राइमर इस्तेमाल होता है PCR में, उस प्राइमर में अगर आप एक्चुअल डेटा, मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे, उसमें डिपाल के देखें, हर कंट्री अलग प्राइमर इस्तेमाल कर रहा है और वो प्राइमर पे डिसाइड होता है आगे चल के कि कौन से प्राइमर से जो डिटेक्टिविटी रेट है वो सबसे ज्यादा आएगा। तब फिर FDA आगे के लिए, क्योंकि ये वायरस आगे भी रहेगा, तो आगे के लिए उसको बोलेगा कि ये टेस्ट इस प्राइमर से होगा और दूसरे प्राइमर से नहीं होगा। इस तरह डिसाइड होता है कि PCR की एक्यूरेसी कौन सा प्राइमर यूज करके होगी। अभी फिलहाल ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हर कंट्री अपना प्राइमर बना के एक RNA सीक्वेंस से लेके एक छोटा हिस्सा, कोई इतना कोई पूरा हिस्सा लेके प्राइमर पे स्टडी कर रहा है। ये क्लासिकल मिस इंटरप्रिटेशन। दूसरी बात, ओके जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, दूसरी बात जो इन्होंने कही, एक पेशेंट जो डिस्चार्ज होके चला गया 15 दिन बाद फिर इन्फेक्ट हो गया, री इन्फेक्शन इज पॉसिबल। याद रखिए, जब अगर आपके अंदर वायरस गया, वो वायरस की एक कॉलोनी गई, एक ग्रुप गया, बहुत सारे वायरसेस गए, उसको आपके इम्यून सिस्टम ने या दवाइयों ने या खुद वो वायरस आपके इम्यून सिस्टम ने मार दिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया, वायरल लोड कम कर दिया। अब आपके इम्यून सिस्टम के पास उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनिटी है। अब आपके पास एक तरीके से इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी जैसे इम्यूनिटी बोलते हैं ना, वो इम्यूनिटी का एक पार्ट है। मतलब ये नहीं आपके अंदर फिर वायरस नहीं आ सकता, वो साल भी आ सकता है, अगले दिन भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है। अगले साल जब आपके अंदर वायरस आएगा या जब अगली बार आएगा, तब आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, तो आप उतने ज्यादा बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल यही काम जो वैक्सीन करती है वो आपके साथ खुद हो गया, इसलिए री इन्फेक्शन पॉसिबल है। इसको भी मैंने अपने वीडियोस में समझाया हुआ है। ओके आयुष, योर टर्न। सर मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सर आपने ये एक यूसेज मैनुअल का टेस्ट किट का जिक्र किया, आप अपनी वीडियोस में भी उसका जिक्र करते रहे हैं, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट देखा था और मैनुअल के लिए मैंने सर्च किया, तो मेरे ख्याल से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट था वही खुला हुआ है। SARS-CoV-2 कोरोना वायरस मल्टीप्लेक्स RT-qPCR किट ये है उसका, और उसमें रेगुलेटरी स्टेटस लिखा हुआ है, फॉर रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। ठीक है। तो पहली बात तो ये एक प्राइवेट संस्था की वो है, मतलब जो लैब्स के लिए वो करती है, टेस्ट किट्स इशू करती है रिसर्च पर्पस के लिए, उसकी ये वो है, उसका नाम CD है, क्रिएटिव डायग्नोस्टिक्स। इट्स नॉट CDC, ये सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल नहीं है, ये क्रिएटिव। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। तो इनने जो ये पर्टिकुलर टेस्ट किट का मैनुअल इशू किया था, इनने कहा था कि ये वाली जो टेस्ट किट है, जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप लैब के लिए कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल किसी क्लिनिकल ट्रायल के नहीं कीजिएगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इसका कारण इन्होंने नीचे बताया। आप अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते तो उसमें आपको लिमिटेशंस लिखे मिलते, जो डॉक्टर परमजीत ने बात बताई कि ऐसा क्यों वो करते हैं। द डिटेक्शन रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ओनली फॉर क्लिनिकल रेफरेंस, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज द ओनली एविडेंस फॉर क्लिनिकल diagnosis and treatment. The clinical management of patients should be considered in combination with their symptoms, science history, other laboratory tests and treatment responses. मतलब बाकी सारी चीजों को भी कंसीडर करना है, तब जाकर इसका डॉक्टर एक इंटरप्रिटेशन निकालेगा। सिर्फ इस टेस्ट के आधार पर किसी का रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। जो आप रेगुलेटरी स्टेटस बता रहे थे, उसका एक क्लैरिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। आयुष जी, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आपने बोला था ये प्राइवेट क्लिनिक का अपना एक मैनुअल है। आप दुनिया में कोई भी जो प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी एक टेस्ट का मैनुअल लेके आइए जिसमें ये लिखा है कि इट इज RT-PCR टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। मेरे सामने जो खुला है वो US FDA का मैनुअल खुला हुआ है, जिसे US FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, US की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, और उसने और CDC ने मिलकर बनाया है। और उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि इसका टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसे टेस्ट के हिसाब से ही बनाया है, और ये कोरोना वायरस टेस्ट के लिए ये बहुत लंबा डिटेल्ड मैनुअल है। आप चाहें तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो मेरे पास है। अच्छा, ये विश्वरूप जी एक बात बताइए, जैसे आप जो भी विश्वरूप जी आप जो भी तर्क दे रहे हैं विश्वरूप जी, वो आप हमेशा जैसे आपने आधी बात बताई कि देखिए इसमें मशीन में ऐसा लिखा हुआ है, तो डॉक्टर सिंह और आयुष ने बता दिया कि नीचे वाला तो आपने बताया ही नहीं। अरे बताने आधा क्यों बता रहे हैं? दे रहे हैं, अभी भी तो बताने देने रहे हैं, रुकिए तो सही। देखिए
जी आपने जो एफडीए का पेज अभी खोला है उसमें आप देखेंगे फॉर इमरजेंसी, राइट, इमरजेंसी डायग्नोस्टिक ओनली, राइट, और हाँ, इमरजेंसी डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है कहीं ऊपर, इमरजेंसी यूज ओनली लिखा हुआ है, हाँ। लिखा हुआ है ना। अब हाँ, आप एफडीए में उसी साइट में जाके ढूंढिए कि इमरजेंसी का मतलब क्या है, ढूंढिए तो सही उसमें, मतलब मैंने पढ़ा है, मैं बता देता हूँ फिर आप ढूंढ लीजिए। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ये टेस्ट हमने इमरजेंसी में ये तो दिया, लेकिन इसको अभी तक हमने चेक नहीं किया कि ये काम करता है या काम करेगा या नहीं करेगा, या इसकी एफिकेसी क्या होगी, हमें नहीं पता। अब देखिए, ये अब ये खुला हुआ है, अब देखिए। जी आप वो सही कह रहे हैं। ये एक मतलब सादे तरीके से एक लैब की प्रोसेस होती थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोरोना वायरस के केस में हमारे पास कोई अभी मतलब क्योंकि ये नया वायरस है तो हमारे पास कोई खास ठोस टेस्ट नहीं था, इसलिए हमें एक लैब की प्रोसेस को एक टेस्ट के तरीके से यूज करना पड़ा। तो वो कमी वो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेस्ट प्रोसेस पूरी तरीके से गलत है। मैं इसका अच्छा एग्जांपल दे रहा डॉक्टर विश्रुप जी, ये बात बताइए कि ये हूँ। पूरी दुनिया, विश्रुप जी ये बताइए कि पूरी दुनिया, 10 सेकंड और पूरी, लूंगा, 10 सेकंड। सवाल तो सुन लीजिए फिर आप ही का बारी है। पूरी दुनिया इस टेस्ट के आधार पर जांच कर रही है, इलाज कर रही है। जिन लोगों तक इलाज नहीं पहुंच पा रहा या जिनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वैक्सीन नहीं है ना, वो लोग मर भी रहे हैं। और आप डेथ रेट पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप बीमारी के नामकरण पर, आप बीमारी की टेस्टिंग पे, आप हर चीज पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये पूरी दुनिया ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी खड़ी कर दी, क्या है ये? जाहिर सी बात है, कॉन्स्पिरेसी तो है ही है, आपको नहीं किसकी? दिख रहा? हाँ, किसकी? वो नाम पूछ रहे हैं आप? नाम है, वहां कौन कौन इन्वॉल्व है इस कॉन्स्पिरेसी में आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से जो मेरी रीडिंग है दैट इज एंथनी फॉची इज द नंबर वन, ही इज द वन हु इज इन्वॉल्व इन इट। आज से 34 ईयर पहले, 36 ईयर पहले, 1984 में जब एचआईवी एड्स पहली बार बोला था कि समथिंग लाइक एचआईवी एड्स, तब कौन था पीछे? एंथनी फॉची। आज कौन है पीछे? एंथनी फॉची। इसकी एक अपनी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब फिर वो एक नया डायरेक्शन ले लेगा। मैं चाहता नहीं कि उसको आर यू टेलिंग मी कि अमेरिका में बैठे एक टॉप साइंटिस्ट ने ये पूरी कंस्पिरेसी रची जिससे इक्वेडोर में लोग मर रहे हैं जिनको कब्रिस्तान नसीब नहीं हो रहा, इटली और स्पेन में मर रहे हैं, यूके में मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, बांग्लादेश। सौरभ जी मैं बताता हूँ, एक एक करके नाम लेते हैं कंट्रीज का। जापान का नाम लेते हैं। जापान का जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा, 10 अप्रैल देखिए, 10 अप्रैल। एक ही कंट्री से सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, मैं और नहीं बोलूंगा, एक ही एग्जाम्पल दूंगा। जापान का करीब 150-200 लोग मर जाते हैं, और वहां पे तो लॉकडाउन भी नहीं है, वहां बड़ी तेजी से फैल रहा होगा। जापान में भारत से पहले, सबसे पहले चाइना के बाद कहाँ फैला था? जापान गया था, आपको याद होगा, कोरोना वायरस, राइट। तो जापान में मैंने देखा डेथ रेट क्या है। 10 अप्रैल आईयूसी, 10 अप्रैल जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, ये जो कोरोना वायरस है इट इज केप्ट अंडर फ्लू लाइक वायरस, राइट, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी का है। तो पिछले 5 साल में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, फॉर दैट मैटर पुराना कोरोना वायरस हो कि नया कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से कितने लोग मरे हैं वो पूरा आंकड़ा दिया हुआ है 10 अप्रैल तक का। 10 अप्रैल में, 10 अप्रैल का जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 2014 से लेके नाउ इट इज 2020 तक का। आप देखेंगे, अभी खोल के देख सकते हैं ग्राफ, नहीं तो मेरे हाथ में मैं दिखा देता हूँ कि 2000 अभी इस साल इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द 5 इयर्स सबसे कम डेथ हुआ है ओवरऑल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, जिसमें कोरोना को भी शामिल कर लिया गया। अब देखिए, तो ये हुआ जापान की बात। अब स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन के लिए सर, आयुष जी आप एक एक आपने आपने जापान का जिक्र किया। स्वाति हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स की एडिटर हैं, मैं एक शो करता हूं उनका लिखा हुआ दुनियादारी, और स्वाति लगातार ये अपडेट दे रही हैं कि इनिशियली जापान टुक इट लाइटली, वो अपने फीवर क्लिनिक्स और इनिशियल स्क्रीनिंग के भरोसे रहे, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और ये सारी चीजें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उनके यहाँ अब केसेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। अगर आप जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा सेंटर पे जाएंगे जो डेली हर मिनट कहा जा रहा है कि अपडेट कर रहा है, तो आपको जापान के डेटा में क्रिटिकल राइज दिखाई देगा, और इसके लिए जापान परेशान है। आप साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, साउथ कोरिया का मॉडल पूरी दुनिया में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से उन्होंने एग्रेसिवली टेस्टिंग की। सेम मैं विद नॉर्वे, सेम विद सिंगापुर, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और बीमारी को रोका। अगर किसी देश ने बीमारी को रोक लिया है तो उससे बीमारी की भयावहता कम नहीं हो रही है। अभी तो जापान की बात कर रहे हैं, और उन्होंने रोका है इस टेस्ट के बेसिस पे, इसी टेस्ट के बेसिस पे रोका जिस है, टेस्ट को आप क्वेश्चन लॉकडाउन कर के रहे हैं उसी बेसिस पे टेस्ट पे रोका है। डिटेक्ट कर, जिस टेस्ट को आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टेस्ट के बेस पे उन्होंने डिटेक्ट किया
पहले आप कह रहे हैं टेस्ट गलत है, अब आप कह रहे हैं कि उस टेस्ट के बेस पर नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। मैं अरे भाई बेसिक ही बात आ गई ना यार। ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में 10 या 100 बीमारियां आती हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में यहाँ कोरोना वायरस की बात आ रही है। मैं कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरऑल मोर्टेलिटी कहीं भी नहीं बढ़ी सौरभ जी। किसी देश का इन्फ्लुएंजा लाइक फॉर एग्जाम्पल भारत की बात करें तो आप मुझे लेकिन ये बताइए कि ये डॉक्टर फाउची की जो आप कंस्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं कि इसके पीछे डॉक्टर फाउची हैं, तो ये जो दुनिया भर की जांच एजेंसीज हैं ये डॉक्टर फाउची के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कौन कौन मिला हुआ है? बस सर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे WHO का भांडाफोड़ हुआ था 1 साल बाद H1N1 के, 1 साल लग गया था लेकिन भांडाफोड़ हो गया था। 2009 में उन्होंने किया था जो भी स्कैम H1N1 स्कैम, इट गॉट एक्सपोज्ड इन 2010, 1 साल लगा था। सिमिलरली आप देखिएगा एंथनी फाउची का भी बहुत जल्द भांडाफोड़ हो जाएगा, टाइम तो लगता ही है। आप ये कह रहे हैं कि एंथनी फाउची ने कैसे इसको मतलब फैलाया, वो मैं जानना चाहता हूँ। उसने कोरोना को नहीं फैलाया। हाँ, कोरोना को नहीं फैलाया, वायरस को नहीं फैलाया। वायरस इतना भयानक है, ये कॉन्सेप्ट फैलाया कि वायरस से। लेकिन डॉक्टर फाउची और जो अमेरिका के दूसरे पूरा तंत्र है उनके ये सारी चीजें प्रोपोगेट करने से पहले ही ये इटली और स्पेन में महामारी का रूप ले चुका था, तो वहां पे डॉक्टर फाउची क्या कर रहे थे? हाँ, इटली का मैंने डेथ रेट निकाला, इटली का आप चेक कर लीजिए। इटली का मैं वो डेथ रेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इटली और कि उससे पहले तो उनका कोई कमेंट ही नहीं आया था। नहीं, इटली की बात कर रहा हूँ मैं। इटली एक मिनट दीजिए आयुष जी, आप कंप्यूटर में बैठे हैं, आप देखिए euromomo.eu, euromomo.eu। ये यूरोप के सारे देशों के इन्फ्लुएंजा से हर साल कितने लोग मरते हैं, फ्लू से कितने लोग मरते हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। और आप देखेंगे, आप खुद ही एस्टोनिश हो जाएंगे कि हर साल इटली में इस समय नवंबर से लेकर अप्रैल तक आईसीयू फुल होते हैं हर साल, एवरी ईयर। तो डेथ इज नॉट डिफरेंट दिस ईयर, ओनली डिफरेंट थिंग इज इस बार जब डेथ हो रहा है तो वो खबर आप या मीडिया हाईलाइट कर रही है। दैट इज जी आयुष, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा ये कहना है कि ये जो मतलब सर बार बार कह रहे हैं विश्वरूप सर कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस से तो पहले से बहुत लोग मर रहे थे और अब भी बहुत लोग मर रहे हैं, बस उसको एक नया नाम दे दिया गया है कोरोना वायरस, क्योंकि उससे डर फैलाना है और उसमें लोगों के अपने हित हैं। लेकिन सर ये देखिए, ये ऐसे एग्जाम्पल की तरह है जैसे कि पहले ट्रांसपोर्ट था तो रेलवे और गाड़ियां थी, उनके एक्सीडेंट में कुछ लोगों की मौत हुआ करती थी। अब एक नया एरोप्लेन नाम का ट्रांसपोर्ट आया, तो एरोप्लेन में कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो उससे बहुत सारे एरोप्लेन आपस में टकराए और लोग बहुत ज्यादा मरने लगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फेलियर्स में तो पहले से ही बहुत सारे लोग मरते थे, एयरप्लेन को हम अलग से क्यों काउंट कर रहे हैं? सर नई चीज है ना, उससे अलग से डेथ्स ऐड ऑन हो रही हैं, तो उसमें तो नए से अकाउंट करना ही पड़ेगा। सीधी बात। आप पहले ये बात बताइए, आप इसको मानते हैं नहीं मानते हैं कि ये नया वायरस है? बात खत्म। क्या ये एक नया वायरस है डॉक्टर विष्णु? या इट कैन बी। क्या मतलब होता है? रुकिए, इसमें यार, इसमें नया वायरस कैसे मानेंगे? टेस्ट इटसेल्फ इज फॉल्टी, हाउ वी विल डिसाइड इज न्यू वायरस? टेस्ट के बेसिस पे नहीं मान रहे हैं। आर यू सेइंग विश्वरूप जी कि दुनिया की सारी लैब और सारे साइंटिस्ट एक कंस्पिरेसी थ्योरी में इन्वॉल्व हैं डॉक्टर फाउची की गढ़ी हुई? आर यू सेइंग दैट? सारे साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर फाउची है भाई, एक ही आदमी है। नहीं, और बाकी डॉक्टर भी है ना, और ये जो पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, हम लोगों को डायरेक्ट WHO से पैसा आता है, ऐसा इनके वीडियोस में पोर्ट्रे होता है ना। ये सबसे गलत बात है कि हर एक डॉक्टर को इन्वॉल्व है, हर एक डॉक्टर को पैसा आता है, WHO के दलाल हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं। मुझे तो शर्म आती है बताते हुए। और ये चीज अगर इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने पढ़े लिखे हो, तो आपको सही बात बोलनी चाहिए। ये कौन सा लॉजिक हुआ यार? आप ये कहां से किस बात पे बोल रहे हो यार? अब बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बड़े बड़े अस्पताल खोल के बैठे हैं, फोर्टिस वेदांता जैसे, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब डॉक्टर, जो गरीब घर से पढ़ाई करके जाता है, जिसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, जिसके पास MR नहीं आता, HR नहीं आता, कोई नहीं आता, जब वो मदद करने किसी के घर में आता है, वो सोचता है ये तो दलाल है, ये तो WHO का दलाल है, ये तो बीमारी नहीं है, मारो इसको। क्या गलत है? ये सही है? आप बताइए, ये कैसा कैसी सोच है? सर मुझे डॉक्टर सिंह काम डाउन। हाँ आयुष। हाँ सर, जो ये सर कह रहे हैं कि ये नया वायरस है, ये हमें कैसे पता? और इससे पहले भी मतलब जब ये CDC का आंकड़ा सर आप बता रहे थे, तो आपने उसमें ये कहा था कि जनवरी के महीने में हमें पता ही नहीं था कि ये नया वायरस है, इसलिए CDC ने सिर्फ इसको कोरोना वायरस कह दिया था। जबकि सच ये है कि मतलब 7 जनवरी को चाइना की लैब्स में ये बात, चाइना की लैब से डॉक्टर्स ने ये बात सार्वजनिक कर दी थी
कि दिस इज अ नोवेल कोरोना वायरस, दिस इज अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। 31 दिसंबर को चाइना ने WHO को जानकारी दी कि हमारे यहाँ निमोनिया जैसे कुछ केसेस आ रहे हैं। उससे लेकर 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच उन्हें लगा कि जो 2002 में सार्स फैला था वो लौट आया है। ये चाइनीज ऑफिशियल्स को ऐसा लगा। लेकिन 7 जनवरी को जब इसका लैब में जेनेटिक सीक्वेंस पढ़ा गया, इसका जीनोम सीक्वेंस की स्टडी हुई, तो 7 जनवरी को यह बात सामने आ गई थी कि नहीं, ये पुराना वायरस नहीं है, दिस इज अ न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस एंड दैट दे नेम्ड इट एज नोवेल कोरोना वायरस। तो 7 जनवरी को ये बात पता चल गई थी। तो अगर इसके बाद कोई भी संस्था कुछ भी कोट कर रही थी तो उसको नोवेल कोरोना वायरस कह के कोट कर रही थी, सादा कोरोना वायरस कह के नहीं। विष्णु जी ये बताइए, विष्णु जी बताइए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जिस चीज को एक नया वायरस कह रहे हैं वो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आपकी थ्योरी क्या है? मैं ये बता रहा हूँ कि आयुष जी ने जितना भी बताया जी, वो एक्जेक्टली करेक्ट है। ये एक नोवल कोरोना वायरस है, वो वुहान में है। माना, अब आपने माना, आप मान रहे हैं ये नया वायरस है? बीच में आप काट देंगे, फिर बोलेंगे आप अरे नया वायरस मान रहे हैं? या तो आप मुझे 30 सेकंड दीजिए तो नहीं, आपको पूरा टाइम है, पर मुझे इतना बता दीजिए, क्या ये कोविड-19 बीमारी वाला जो वायरस है, क्या ये एक नया वायरस है? लेट मी कंप्लीट। आई विल कंप्लीट इन 30 सेकंड। उसमें से आप जितना काटना है काट लीजिएगा। दिस इज अ न्यू वायरस इन सेकंड टॉप पे कुछ नहीं कटेगा, पूरा जाएगा, डोंट वरी, रेस्ट एश्योर्ड। पब्लिक तय कर लेगी जी। ठीक है, देखिए आयुष जी ने जितना बताया वो नोवल कोरोना वायरस है, दैट इज नोवल कोरोना वायरस, व्हाट ही हैज जस्ट सेड, ठीक है ना, उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब ये डिसाइड हो रहे हैं कि ये नोवल कोरोना वायरस का पेशेंट है बेस्ड ऑन अ टेस्ट व्हिच इटसेल्फ इज नॉट रिलायबल, तब वो नोवल कोरोना वायरस है कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। दैट मे नॉट बी अ नोवल कोरोना वायरस, दैट मे बी समथिंग एल्स। अब आप फिर से वापस टेस्ट की ऑथेंटिसिटी पे आ गए। अभी आप कह रहे थे कि फलाने देशों अभी में पहली बात ये नोवेल कोरोना वायरस है या नहीं, ये नोवेल कोरोना वायरस है या नहीं, ये टेस्ट पे डिसाइड नहीं हुआ, पीसीआर टेस्ट से डिसाइड नहीं हुआ है। ये उस वायरस का जेनेटिक एनालिसिस हुआ है। जेनेटिक एनालिसिस अलग टेस्ट है, और जेनेटिक एनालिसिस में एक एक आरएनए के अंदर जो जीन है सीक्वेंस देखा जाता है, उस सीक्वेंस के बेसिस पे, उसके कैप्सूल के बेसिस पे अलग, वो उस पीसीआर की बात ही अलग है। ये सीधी सीधी बात समझ में आती है कि उस चीज का नॉलेज नहीं है आपको जनाब। बहुत, मैं देखिए सौरभ जी, मैं मानता हूं कि भाई साहब देखो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद करी है, जिसपे मैं गर्व करता हूं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मदद करते हैं लोगों की, लोगों को अच्छे डाइट पे, आज के डेट में जो गंद खा रहे हैं लोग, उससे अच्छी डाइट पे लाते हैं, इसलिए लोग आप पे भरोसा करते हैं। लोग अच्छे डाइट पे आने से, आप पे भरोसा करने से ठीक हो रहे हैं, कई बीमारी से बच रहे हैं, इसलिए लोग आपकी बात पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के, बिना किसी प्रूफ के, इस तरह से एक के बाद एक फेसबुक पे, यूट्यूब पे इस तरह के भाषणबाजी करने से ना सिर्फ जो ऑलरेडी इसके लिए लड़ रहे हैं डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, पेशेंट्स, उन सबको नुकसान होगा। हम इस बीमारी को जो लॉकडाउन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको सौरभ जी, आप बताओ। अच्छा, एक आखिरी चीज, ये चूंकि 1 घंटे से ज्यादा, लगभग 1 घंटा हो गया है, विश्वरूप जी, जैसे आपकी जो थ्योरी है बड़ी दिलचस्प है कि डॉक्टर फाउची की कंस्पिरेसी है, WHO की तरह इसका स्कैम आएगा वगैरह वगैरह। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक ऐप है mygov.in, है ना, उनका ट्विटर हैंडल भी है। तो आप उन सबको टैग करके ये चीज क्यों नहीं बता रहे हैं? इसमें तो भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा आपकी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि बारी दुनिया अंधेरे में रहेगी, हम उनको बता देंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी है। अगर आपकी सब बातें इतनी ज्यादा तथ्य सम्मत, आंकड़ा सम्मत है, दुरुस्त है, तो पूरी दुनिया का इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? डॉक्टर विश्वरूप, क्या लगता है आपको? सौरभ जी मुझे 1 मिनट देंगे आप, तभी मैं बात शुरू करेंगे, राइट? आई नीड टू आंसर योर क्वेश्चन। नंबर 1, पहले आपके सवाल पे जवाब दे देता हूँ। मैं प्रधानमंत्री के जो ऐप आप बता रहे हैं, उनके ईमेल आईडी बता रहे हैं, उनके जितने संपर्क बता रहे हैं, उनमें मैं ये सारी बातें लिख के भेज चुका हूँ, नंबर 1। नंबर 2, 5 मार्च को मैं पार्लियामेंट में जाके हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी मिलके उनको ये सारी बात बता चुका हूँ, हर्षवर्धन जी से, कि भाई ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, नंबर 3, जो वुहान में, ये आखिरी बात है बस, 10 मोर सेकेंड्स, वुहान में जो है वो कोरोना वायरस होगा, नोवल कोरोना जरूर होगा, मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी भारत में अगर किसी को टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया तो बोल दिया ये तो कोरोना वायरस ही है, यहाँ पे आई हैव अ डाउट। मैं इतना ही बोल रहा हूँ। आपकी जब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा, कोट एंड कोट, मैंने उनको बोला सर मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे उनको बताया था, ठीक है ना, कि आपने,
मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपने क्या बताया, आप तो डॉक्टर फाउची की कंस्पिरेसी थ्योरी से लेके हर चीज, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा आपसे? मेरा सवाल क्या था उसका जवाब पे ही तो कुछ कहेंगे ना। एक लाइन बोला मैंने, ज्यादा लंबा तो मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने उनको बोला सर ये एक सिंपल फ्लू वायरस है, ये तो 2-4 दिन में लोग वैसे भी ठीक हो जाएंगे, इसके लिए इतना बड़ा ये जो प्रिकॉशन या तब ये लॉकडाउन नहीं था, लेकिन तब बहुत सारे स्कूल बंद हो गए थे, तब जस्ट बंद ही हुए थे उस दिन, तो इसकी सर क्या जरूरत है, रादर आप मुझे कुछ पेशेंट दीजिए, मैं इसको ठीक करके दिखाता हूँ सर। उनका जवाब था वो मैं आपको देता हूँ कि हमें पता है सिंपल है, 3-4 दिन में लोग ठीक हो सकते हैं फल और वेजिटेबल खा के भी, लेकिन हम WHO का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, इसीलिए हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो ये उनका जवाब था। जैसे और आपने कुछ लाए हैं तो आप दे दीजिए, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। मैं लेके गया था रिटर्न में, मैंने उनको नमस्कार बोला और उन्होंने मुझे मौका दिया, ये इतनी सी बात हुई, और इतने बड़े मिनिस्टर का 5 मिनट मिला काफी। मेरे डॉक्टर विष्णु आपसे आखिरी 2 सवाल हैं कि आपके जब इतने दिलचस्प दावे हैं तो YouTube ने आपके वीडियोस को क्यों रिमूव किया? हाँ देखिए, आप तो डालिए कम से कम, यूट्यूब ने रिमूव कर ही दिया है, और ये तो यूट्यूब बता सकता है उसने क्यों किया, मैं तो नहीं बता सकता। अब मैंने सौरभ जी पिछले 6 साल हो गए यूट्यूब चैनल में, मेरा HIV है और हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, आप देखिएगा। और सर मेरा सीधा सवाल है, कोरोना संबंधी आपके वीडियोस को YouTube ने क्यों रिमूव किया? ये यूट्यूब ही बता सकता है, ये यूट्यूब से पूछिए, आपके ज्यादा लिंक होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों डिलीट मैं किया। बताता हूं, YouTube कोई भी वीडियो तब रिमूव करता है जब वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होते हैं या उसमें कोई ऐसी अनर्गल बात कही जा रही होती है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट या सत्य के खिलाफ हो, तब YouTube रिमूव करता है। और उसी के तहत आपके वीडियो रिमूव किए गए हैं, क्योंकि YouTube में जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने जब स्ट्राइक आई आपके वीडियोस पे तो उसको इवेल्युएट किया और इसको कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं माना, इसलिए उनको रिमूव किया। कोई हेट स्पीच आती है, कोई झूठा प्रोपेगेंडा आता है तो YouTube उसको रिमूव करता है रिपोर्ट किए जाने पर, इसलिए आपके वीडियो रिमूव हुए, ये YouTube का है। हो सकता है सर, आप ऐसा बोल रहे तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता इसमें। This is your comment, this is YouTube content। सौरभ जी According to you, इसमें what एक और is the बात, possible explanation? Why did YouTube remove your videos related to coronavirus? All the videos related to coronavirus. आपकी सारी हाइपोथेसिस वाली वीडियो क्यों रिमूव की है? आप देखेंगे कि सिर्फ YouTube में कोरोना वायरस के अलावा भी वीडियो डिलीट किए हैं, किसी पेशेंट का टेस्टिमोनी भी डिलीट किया है। जब हम बोलते हैं 3 स्टेप डाइट से लोग फ्लू से ठीक हो जाएंगे, वो भी डिलीट किए हैं। तो वो डिलीट किए हैं तो वो उनका अपना, आपने बोला ही ठीक से कि कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक कर रहे होंगे, ठीक है ना, उनके गाइडलाइन के मुताबिक नहीं होंगे, कोई भी उनके फैक्टर हो सकते हैं, बट आई डू नॉट नो, बट आई स्टिल स्टैंड विद द फैक्ट्स जो कि मैंने बोला। मैं तो सौरभ जी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मेरा विष्णु जी आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, बीच में नेटवर्क चला गया था। मेरा सवाल है कि YouTube ने आपके वीडियोस को रिमूव किए, मैंने आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस उनकी बताई जिसकी वजह से आपकी उस वीडियोस पे स्ट्राइक आई और वो वीडियो रिमूव हुए, आपका क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है? हाँ सौरभ जी, क्यों डिलीट किया उन्होंने ये वो बता सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक किया, इसका मतलब ये है कि उसमें जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं तथ्य बता रहा हूँ, वो सब झूठे हैं, तभी वो डिलीट करेगा, राइट? ऐसा दैट शुड बी द आइडियल थिंग। तो मैं आपके इस कहने के लिए चैलेंज करता हूँ आपको भी और पूरे इंडिया के सबको, आपको अकेले नहीं डॉक्टर साहब, आपको अकेले नहीं, पूरे इंडिया के सारे चैलेंज करिए। बोलिए। मैंने जितने भी वीडियो बनाए, 22 वीडियो टोटल, 22 अभी 24 हो गए होंगे, सारे वीडियो को मैंने कोलेट करके किताब निकाली है, कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम, इसमें सारे तथ्य रेफरेंस के साथ डाले हैं। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस आपके स्टॉक के थ्रू, इसमें से एक भी रेफरेंस आप गलत साबित कर दोगे तो 1 लाख रुपए मैं इनाम भी दूंगा, लेकिन वो तंबोला की तरह, एक गलत साबित होगा तो एक ही को मिलेगा, वही दूसरा समझ रहे हैं? जनाब आज अभी यही ये किताब 1.1% का जो दिया उसको हमारे आयुष ने ही गलत साबित कर दिया यहीं पे लाइव बातचीत में। 1 लाख रुपए आप आधा अधूरा कर रहे हैं। आपने मशीनों की टेस्टिंग वाला बताया, वो भी आयुष ने बता दिया, डॉक्टर सिंह ने पूरा प्रोसेस समझाया। 2 लाख रुपए 2 लाख। लेकिन और मेरे सवाल का जवाब देखिए, यूट्यूब से वीडियो क्यों हटाए, उसके रिप्लाई में आप अपनी किताब ले आए। डॉक्टर सिंह आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, आज इस वार्तालाप में
आज इस वार्तालाप में आज और इसको देखने वाले किसी भी समझदार इंसान को ये समझ जाएगा कि हम इनके खिलाफ नहीं है। पहले मैं हाथ जोड़ के सारे लोगों से बोल दूं, जितने लोग इनके साथ है, हम इनके साथ है। इनकी डाइट बहुत अच्छी है, इनकी डाइट आपको स्वस्थ रख सकती है। बता देता हूं, प्लीज द्विवेदी जी इस बात को पहले दिखा दीजिएगा कि भाई ये भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है हम इनके खिलाफ नहीं है, हम इन जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ। जो ये बोल रहे हैं जो गलत है, जो आज इनकी एक एक बात, चाहे वो बात 1% मॉर्टेलिटी वाली हो, चाहे वो बात पीसीआर टेस्ट वाली हो, चाहे वो बात कोरोना वायरस फ्लू वायरस वाली हो, उसकी डेथ रेट वाली हो, ये एक पूरी कंस्पिरेसी वाली हो, एक भी बात ना ये साबित कर पाए। हमने सारे जितने लोग ये खड़े हैं उन्होंने गलत साबित की है। ये देखने वाले इंटरप्रिटेट कर सकते हैं जनाब। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, ये वही बात हो गई कि मैं आउट हो गया, लेकिन मैं आउट नहीं हूं, मैं तो खेलूंगा। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर सिंह काम डाउन। आयुष, योर पार्टिंग शॉट। हाँ मेरे कुछ जरूरी सवाल हैं, ये इंटरव्यू की लेंथ बढ़ रही है तो मुझे डर लग रहा है कि वो जरूरी सवाल छूट ना जाएं। सर आपने पूछिए आयुष, प्लीज सर पूछिए। डॉक्टर विश्वरूप, जब आपसे टीवी इंटरव्यूज के दौरान पूछा गया कि अगर ये कुछ इतने बड़े मतलब डेडली चीज नहीं है तो इससे इतने ज्यादा लोगों की मौत क्यों हो रही है, तो इस पर आपका जवाब ये था कि लोगों को क्वारंटीन में रखा जाता है और उनके ऊपर वहां पे दवाइयों का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसे आप ह्यूमन गिनी पिग कह रहे हैं। और उन दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के दौरान जब लोग मर जाते हैं तो उसे कह दिया जाता है कोरोना वायरस से मर गया। तो इस तरीके से तो ये मतलब आप कैसे कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबूत क्या है आपके पास इस कंस्पिरेसी थ्योरी का, विश्वरूप जी? मैं इसको बताता हूँ। सबूत यह है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल में 10 है, उसमें से एक पसंद नहीं आएगा तो मैं अगला एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मलेरिया की दवाई मलेरिया की दवाई एस्टैब्लिश है कि उससे हार्ट रेट एब्नॉर्मली हाई हो जाता है, दैट कॉजेज सर्टेन कार्डियक डेथ। ये तो सर आपको पता है ऑलरेडी। और ये तब भी दे रहे हैं, उससे हार्ट रेट हाई नहीं होता। उससे हार्ट रेट हाई नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, आप बता दीजिए पहले। हाँ, तो दैट कॉजेज सर्टेन कार्डियक डेथ, ये ऑलरेडी लिस्टेड है फॉर लास्ट 35 इयर्स सेवरल जर्नल, राइट, इंक्लूडिंग अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, जिन्होंने लास्ट वीक भी ये अनाउंस किया था कि ये दवाई देने से डेथ होगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में भी आया, वन थर्ड ऑफ द कोरोना पेशेंट दे हैड ए मायोकार्डियल इंजरी, राइट। तो मायोकार्डियल इंजरी से वो मर रहे हैं। एंड नंबर 3, फाइनल थिंग, कल का यूएसए टुडे, यूएसए का बड़ा अखबार यूएसए टुडे देखिए, और उसमें ब्राजील ने ये मलेरिया की दवा पे ट्रायल किया और ट्रायल को 6 दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि साबित हो गया कि वो कोरोना के विक्टिम जो हैं वो मलेरिया की दवा से मर रहे हैं। कल का अखबार देखिए, यूएसए टुडे, ब्राजील ने ट्रायल किया, 6 दिन में उन्हें प्री मैच्योरली बंद करना पड़ा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूएस में कई सारी जगह पे हॉस्पिटल्स में अब एंटी मलेरियन दवाई देना बंद हो गया, राइट। तो ये एक दवाई की बात कर रहा हूँ। अभी मैं चाहे तो ये बात करूंगा अगर सौरभ जी चाहे। ठीक है डॉक्टर सिंह जी। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर किसी भी पेशेंट को डायरेक्टली मलेरिया की दवाई नहीं दी जा रही है, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर कोई पेशेंट का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेबसाइट पे रिवाइज क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम पूरे दिया हुआ है। उसमें मलेरिया की कोई दवाई या दूसरी कोई दवाई उनके प्राइमरी मैनेजमेंट में है ही नहीं। ये जो हमारे आईसीएमआर के थ्रू गाइडलाइन आई है कि अगर एक डॉक्टर जो कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ रह रहा है, जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, नर्स है, स्टाफ है, जो पेशेंट के साथ उनके परिवार वाले हैं, जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तब वो ये मलेरिया की दवाई ले सकते हैं एज अ रिकमेंडेशन कि आपको इस मलेरिया की दवाई से कोरोना वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो हो जाता है, तो आपका शरीर उसको मारने में ज्यादा कारगर होगा, डॉक्टर उसको झेलने में ज्यादा कारगर होगा। साथ ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है, मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो होता है आपके हार्ट का वो थोड़ा डिले हो सकता है। सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। इसीलिए जिसको दिया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग करनी है। डॉक्टर खुद लेगा तो खुद की मॉनिटरिंग करनी है, पल्स से लेके ईसीजी तक, उस दौरान जब आप हॉस्पिटल में हैं तब। और ये साफ साफ लिखा गया है कि पागल समान कोई भी अपने आप ना ले। दुनिया के अंदर लोग, अगर कोई खुद से इसको लेता है साफ साफ बताने के बाद और उसको क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है करोड़ों में एक को,
तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाई हर पेशेंट को मार देगी या ऐसी कोई भी दवाई इस तरह से हानिकारक है जो बताना गलत है। अगर आप अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, आपका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन छोड़ो, आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाए, आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो हम वहां खड़े हैं आपका हार्ट चालू करने के लिए। वो रिस्क उठाना पड़ता है, वो रिस्क उठाना पड़ता है कि ये हर दवाई का रिस्क है, नमक का रिस्क है, शक्कर का रिस्क है, हर चीज का रिस्क होता है भाई साहब। जो हम पानी पिलाते हैं, जो आप डीआईपी डाइट देते हैं, उसका भी रिस्क है। आपने खुद माना कि ये वायरस हार्ट को कार्डियोमायोपैथी करता है, मायोकार्डाइटिस करता है, हार्ट वीक करता है। एक वीक हार्ट वाले पेशेंट को डॉक्टर कहता है 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना। उस पेशेंट को आप जितने पानी डीआईपी डाइट देके देखिए, दूसरे दिन अस्पताल पहुंच जाएगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेडिसिन की नॉलेज जरूरी है, किस पेशेंट में कौन सी चीज काम करेगी। आपकी डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर पेशेंट उससे ठीक हो जाएगा। ये समझना हर पेशेंट के लिए जरूरी है। आयुष, सर, हाँ, ये सवाल। हाँ, मतलब दूसरा जरूरी सवाल है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक गैर जरूरी मेजर है। डॉक्टर चौधरी, आप ये बार बार कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत अभी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मतलब कम मौतें हो रही हैं, केसेस का तो नहीं कह सकते क्योंकि कम टेस्ट भी हो रहे हैं, कम मौतें भारत में हो रही हैं, तो ये लॉकडाउन हमने जो पहले कर लिया, दूसरे देशों से पहले हमारी तैयारी हो गई थी, इसका नतीजा है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे तो भारत में मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। कहीं आपको नहीं लगता कि मतलब आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि फिर वो मौतें हो जाएंगी तो फिर क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके उनकी? इतने लाख फॉलोअर हैं, आप बिना किसी साइंटिफिक डेटा के आपने ये बात कैसे कह दी कि सोशल डिस्टेंसिंग बेकार है? विश्वरूप जी, आप बोलने का मौका दीजिए। आयुष ने एक बार पूछ लिया तो मैं बता दूंगा। सौरभ जी, आप दो बार बताइए। मैं तो बस उसी सवाल में अपना सवाल जोड़ रहा हूं सर। और जवाब सुनिए सर। द सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन दूसरे से फैल सकता है और ये डेडली है, तो रीजन है सोशल डिस्टेंसिंग, यही इसका मकसद है, और तो कोई मकसद नहीं है। आयुष जी, राइट जी। तो मैं इसको दो पार्ट में जवाब दूंगा, दोनों पार्ट को 30-30 सेकंड दूंगा मैं। पहला पार्ट कि इसका जो मोर्टलिटी रेट है, जो भी आप तय कर रहे हैं 3%, 2%, ये तो आप भी बोल रहे हैं, राइट, और इसका फैलने की शक्ति, उसमें तो कोई डिबेट है नहीं, वो तो 2.2% मान ही रहे हैं। इससे 10 गुना या 20 गुना ज्यादा एक और पैथोजन है भारत में, जो इससे 10-20 गुना ज्यादा तेजी से इंसान को मारता है और 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें हर साल 5 लाख लोग मरते ही हैं, हर मिनट एक आदमी मरता है। जब से आप इंटरव्यू अब तक 60 लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। लेकिन हमने ट्यूबरकुलोसिस के लिए कभी लॉकडाउन नहीं किया, ना ही अब कर रहे हैं, जबकि अभी भी 15 लाख ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट घूम रहे हैं और एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट 10 पेशेंट बना सकता है, 10 तक पहुंचा सकता है। तो जब ट्यूबरकुलोसिस के लिए लॉकडाउन नहीं है और चल रही है, और ट्यूबरकुलोसिस से हर साल मरते हैं 5 लाख फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, राइट। तो दैट इज वन थिंग। ये तो हुआ एक पार्ट, 30 सेकंड खत्म। दूसरा पार्ट, ये जो वायरस है जो मैंने आपको बताया, इट इज ए फ्लू वायरस। मैं बता रहा हूँ, आपको मान नहीं रहा है, इसका 0.1% ट्रांसमिशन रेट है, डेथ रेट है, और इसका ट्रांसमिशन रेट 2.2% है, तो जो कि बाकी फ्लू में भी है। तो बाकी फ्लू में मान लो मुझे 0.1% का ट्रांसमिशन रेट कहां से दे रहे हैं आप भाई? ट्रांसमिशन नहीं, डेथ रेट। 0.1% की ट्रांसमिशन रेट का डेटा कहां से दे रहे हैं आप? ट्रांसमिशन रेट नहीं, डेथ रेट बोल रहा हूँ। हाँ, वही डेथ रेट का तो भी डेटा कहाँ है? डेथ रेट तो ऑलरेडी 0.1% बता कहां आपने दिया? हमने आपके सामने इंग्लिश जर्नल निकाल के दिखा दिया। अरे मैंने आपने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर की बात की, हमने वो आपके सामने दिखा दिया। दो चलिए, आपने टीबी का उदाहरण दिया। डॉक्टर सिंह, आप क्या कहेंगे ये टीबी के उदाहरण से? जी जी जनाब, ये टीबी का जो बैक्टीरिया है ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से हमारे देश में है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि जनता सामने नहीं आती है। लोगों को 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते खांसी बनी रहती है और वो टेस्ट नहीं कराती है। इसमें लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये ऑलरेडी सालों से है और ये नहीं बोला जा सकता कि कहां पर है कहां नहीं है। अगर आज ये टीबी का नया बैक्टीरिया आता कोई, तो जरूर उसके लिए लॉकडाउन होता। अगर आज ये कोई क्योंकि हर साल H1N1 के लिए लॉकडाउन नहीं होता है और अगले साल कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस कल अगले साल भी आएगा, नोवेल कोरोना वायरस। ये टीबी का बैक्टीरिया इंडिया के अंदर ही फैला हुआ है, बाकी दूसरे कंट्रीज में इतना नहीं है। बाकी दूसरे कंट्रीज हमारे पेशेंट्स को वहां लेते भी नहीं है बिना टीबी की जांच के, बिना क्लियर करे। आपको वीजा भी नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है कि लोग अपने टेस्ट नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है लोगों के पास कि आपकी बीमारी टीबी हो सकती है। सबने बोल लिया, अमिताभ बच्चन ने बोल लिया, इन्होंने कह लिया, रेडियो में बोल लिया, सबने कह लिया, फिर भी लोग नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्योंकि टीबी जैसी बीमारी जो है वो
आज तक उसके लिए लॉकडाउन नहीं हुआ। तो ये बीमारी कोरोना वायरस जो सालों से है, ऐसा जो आप समझते हैं कि ये पुरानी ही वायरस है, इसलिए नहीं होना चाहिए। जो आपकी बात समझ में आती है जब आप ये माने कि ये पुराना वायरस है, जबकि आप खुद मान चुके हैं कि एक नया वायरस है, एक नया वायरस जिससे दुनिया भर में दिक्कतें हो रही है। तो इसमें लॉकडाउन बंद करना ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए नुकसानदायी है, ये बात साबित होती है। दुनिया में डॉक्टर सर सिंह एक सेकंड, विष्णु जी आई कम टू यू। डॉक्टर सिंह, मेरे ख्याल से टीबी का इलाज भी है। बिल्कुल है, टीबी का और कोविड परफेक्ट 19 इलाज का है। इलाज नहीं है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की के लिए मजबूरी इसलिए भी है कि अभी बिल्कुल हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसको मारने के लिए हमारे पास इफेक्टिव हथियार नहीं है। इसलिए टीबी के केस में लॉकडाउन नहीं किया सर, क्योंकि टीबी का केस डिटेक्ट होगा तो फौरन उसकी इलाज हो सकता है, उसको दवाई दी जा सकती है। और 2 कोविड हफ्ते 19 में की तो कोई दवाई नहीं बनी है सर जी। यहाँ मैं 2 मिनट और हफ्ते एक बार सौरभ जी, आपको क्यों, डॉक्टर सिंह लेट मी स्पीक नाउ। डॉक्टर सिंह एंड सौरभ जी, आपको क्यों लगता है हर चीज का इलाज एलोपैथी में होगा? ये क्यों लगता है? मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। जब एक पेशेंट क्वारंटाइन होता है, एलोपैथी में इलाज नहीं, आप खुद ही बोल रहे हैं, तो उसको आयुर्वेद में क्यों नहीं भेज रहे, होम्योपैथ में क्यों नहीं भेज रहे, यूनानी में क्यों नहीं भेज रहे? मतलब वो ऐसे आयुष यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन देखा है आपने? नहीं, आयुष का यूनिवर्सिटी मैंने देखा वो प्रिवेंशन के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, तो अगर मुझे आयुष कोरोना ये जो विष्णु जी आप कह रहे हैं, वो चीज आयुष यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कह रही कि हम यूनानी से इलाज करेंगे या होम्योपैथी से इलाज करेंगे? आप कह रहे हो कि वहां जितने डॉक्टर्स का पैनल बैठा है, यूनानी का, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का, वो सब मूर्ख है, वो नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के रिकमेंड कर रहे हैं। बाइस हो रहे हैं, आप मुझे मौका नहीं दे रहे। इफ यू गिव मी चांस, आई कैन विन। इसमें मैं ये बोल ये पूरी डिस्कशन ही आपकी थ्योरीज के इर्द गिर्द है सर, इससे ज्यादा मौका क्या होगा? सौरभ जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे आज कोरोना हो गया, क्या मेरे पास ये राइट है कि मैं आयुर्वेद से इलाज कराऊं या होम्योपैथ से कराऊं या यूनानी से कराऊं? डू आई हैव द राइट टुडे? क्या बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है। नहीं है। 3 दिन का राइट है आपके पास, 3 दिन का, 3 दिन का राइट है आपके पास। और जब तक आप सीरियस नहीं होते तब तक राइट है आपके पास। जब आप वेंटिलेटर पे जाने वाली हालत हो जाएगी, तब आप कोई भी दूसरा चीज कर नहीं सकते। अगर आप ये बताइए कि कोई पेशेंट अगर सांस नहीं ले रहा है तो आप क्या करोगे डॉक्टर साहब? आप उसको होम्योपैथिक की यूनानी दवाई दोगे? आप बता दीजिए, कोई पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, वो वेंटिलेटर पे डालने वाली हालत है, तब आप क्या करोगे? पूरे भारत में एक भी इंसान बताओ जो कोरोना का पेशेंट है उसका इलाज आयुर्वेद से किया हो, एक भी बताओ, या होम्योपैथ से किया पूरे भारत में? अरे घर घर में हो रहा है भाई साहब, 80% लोग जो ठीक हो रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर सिंह, एक सेकंड, क्योंकि विश्वरूप जी अभी तक दुनिया के किसी भी आयुर्वेदाचार्य ने आके ये नहीं कहा है कि कोविड 19 बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। दुनिया के पूरे देश के एक भी आयुर्वेदाचार्य ने नहीं कहा कि कोविड 19 का इलाज है। आप यहाँ बैठे करोगे आयुर्वेद से इलाज करवाओ। आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यहीं पे है, दिल्ली में, आपके बगल में ही है। उनके पूरे डायरेक्टर ने मिलकर आज से 1.5 महीने पहले सबमिट किया इलाज। 1.5 महीने हो गए इस चीज को, और फिर उसको अप्रूव क्यों नहीं किया गया? ये आप पूछे ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। खेल आप अभी क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है सर। रुकिए इस बात पे मैं इनका साथ दूंगा। इस बात पे विश्वरूप जी का मैं साथ, सुनिए आपका साथ दे रहा हूँ, आपका साथ दूंगा मैं इस बात पे। देखिए, इस बात पे मैं खुद आपका साथ दूंगा कि बिल्कुल आयुर्वेद को ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल आयुर्वेद पे रिसर्च होना चाहिए। मैं खुद स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है। ये मेडिसिन जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन निकल के आई है, आयुर्वेद के ही अर्कों से आई है। जब हम बात करते हैं नीम के पत्तों में ताकत है, तो उसमें यह देखा जाता है कि भाई इसमें कौन सा केमिकल है जिसमें ताकत है, उससे निकाल के गोली बनती है। तो आयुर्वेद में ताकत है। Nobody is denying that. यहाँ पर बैठ के कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आयुर्वेद आपके शरीर को दुरुस्त करने का एक अच्छा जरिया है। ये पूरी बहस इस बात पे हो रही है कि कोविड 19 की बीमारी से कैसे डील किया जाए। लेकिन ये कहना कि आयुर्वेद ही इलाज है और दूसरे जगह पे अगर जाओगे तो डॉक्टर दवाई देके मार देंगे, वो गलत है। ये गलत। आयुष जी, आपका कोई सवाल बचा है? नहीं, मतलब आयुर्वेद वाली ही एक जो बहस चल रही थी, तो उसमें मैं जोड़ना चाह रहा था सर के। मैंने एक पिछले वीडियो में देखा था विश्वरूप सर के, कि वो कह रहे थे कि ईरान में जब बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी तो आयुर्वेद से 200 लोगों का इलाज किया गया, जो शुरुआती वहां के केस थे, और उस इलाज के बाद 200 में से 190 लोग ठीक हो गए। तो सर ये जानकारी का मैं मतलब आधार जानना चाहूंगा। ये आप देखिए, वहां का गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, आई कैन गिव यू। तेहरान आयुर्वेदा, ये है पार्स टुडे, PARStoday.com, पार्स टुडे की रिपोर्ट है ये। 4 अप्रैल सरकारी न्यूज है सर। 4 अप्रैल को आयुष जी, पार्स PARStoday.com, ये तेहरान का, तेहरान के हॉस्पिटल का न्यूज है। कहाँ का?
तेहरान तेहरान तेहरान, तेहरान या ईरान? ईरान की शहर, मतलब ईरान ठीक की है, राजधानी ठीक है, तेहरान जी। तो मेरा ये कि मतलब उसमें ये लिखा है कि 200 लोगों का इलाज किया गया आयुर्वेद से और वो उसमें से 190 ठीक हो गए, उसमें ये लिखा हुआ है ना? हाँ 190 तो एक हफ्ते के अंदर चले गए और बाकी रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने फॉलोअप नहीं किया, बट आप चाहेंगे तो मैं फॉलोअप कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा। आप बोल रहे हैं, आप एक बार फिर से यूआरएल बताएंगे मुझे? पार्स, PARS PARS टुडे, पार्ट्स टुडे एक ही वर्ड है सर, पार्ट्स जी, टुडे parstoday.com। /HI/news/ईरान, जिसमें आयुर्वेद वर्ड ना लिख के आप लिखिए जीरा। जीरा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? 4-5 इंग्रेडिएंट बना के उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना दिया। हाँ हाँ Cumin seed। हाँ दे टुक 3-4 इंग्रेडिएंट, फिर एक प्रोटोकॉल बना के फिर उनको ट्रीट किया था। और उन्होंने कर्ड, हाँ कर्ड वर्ड लिख दीजिए, क्योंकि कर्ड दिया नहीं था उन्होंने। मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि न्यूज में क्या क्या कीवर्ड थे। दे डिड नॉट गिव कर्ड, कर्ड को मना कर दिया। एंड देन ये जीरा तो सर, फिर ये मेरे ख्याल से अगर 200 में 190 मरीज इस देसी उपचार से ठीक हो रहे हैं, तब तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी। किसी की नजर क्यों नहीं गई इस पे? कोई बनाएगा ब्रेकिंग? आप बनाएंगे ब्रेकिंग? आप मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये सही कंफर्म निकला, आप बनाएंगे ब्रेकिंग? आप तो नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, नहीं, नहीं बनाएंगे, पहली बात, बिल्कुल बनाएंगे। नहीं हाँ, बनाएंगे। इस पे अलग अरे से आप देखिए, पड़ताल देखिए करिएगा। ऐसा है कि विश्वरूप जी, ये चैलेंज की भाषा ठीक नहीं। हमसे लोगों ने कहा विश्वरूप जी को बुलाइए, हमने आपको बुलाया ना। ये आप नहीं बनाएंगे, आप ये करके दिखाइए, आप कुतुब मीनार से कूद के दिखाइए, आप नहीं कूदेंगे। ऐसे ऐसे नहीं होता है सर। ऐसे हमें ट्विटर पे दिन भर लोग चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो ये न्यूज दिखाओ, हिम्मत है तो वो न्यूज दिखाओ। तो ऐसे ट्रोल, आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप क्या ट्रोल्स की भाषा में बात कर रहे हैं कि आप नहीं? मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये सत्य हुआ तो मैं दिखाऊंगा। आप संपादक बोल रहे हैं सत्य हुआ दिखाऊंगा, आप कह रहे हैं आप नहीं दिखाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। सौरभ जी, कमाल। क्योंकि मैं भी आपका व्यूअर हूँ ना, तो मेरे अंदर से व्यूअर जाके आ भी। नहीं, इस पे तो हम मुझे सवाल एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। हाँ कई लोगों ने ऐसा लिखा कि डॉक्टर विश्वरूप की जो डिग्री है, हाँ उस डिग्री को लेके उन्हें संदेह है, जो आपकी PhD है। यूट्यूब, हाँ आयुष क्या सवाल पूछा गया यूट्यूब पे, बताइए वो क्या है जामिया? उसमें ये कहा गया था जो आपकी यूनिवर्सिटी अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उस पर जब जाकर कोर्सेज की लिस्ट देखी गई तो उसमें PhD इन डायबिटीज जैसा कुछ नहीं था। ये लोगों का सवाल है। मैं जवाब देता हूँ उसका। जी। ये सर्टिफिकेट मैंने अपने यूट्यूब, मेरे वेबसाइट पे भी है, आप देखेंगे तो दैट इज ऑनररी PhD। दैट इज ऑनररी PhD। ऑनरेरी PhD है ऑनररी PhD इन डायबिटीज। अच्छा। सर। ऑनरेरी PhD में कभी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये रूल है भारत सरकार का। रूल है। कभी भी आपको अगर ऑनरेरी डिग्री मिली है तो आप डॉक्टर नहीं लगा सकते सर। आप देखिए तो सही, आप देखिए और ये ऑनररी PhD, सौरभ जी, ये ऑनररी PhD अलायंस यूनिवर्सिटी को अगर आप मेल करेंगे तो 10 दिन में आपको भी मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट देने के लिए। ऑनररी PhD इन डायबिटीज, ऑनररी PhD इन क्योर फॉर एड्स, ऑनररी PhD ऑन फलाना ढमकाना, इसकी आपको वो मिल जाएगी उनके रेट लिस्ट। 10 दिन में आपको PhD बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी चीज के आपको मिल जाएगी, अगर आप पैसे देंगे। एक सेकंड, ये तो विश्वरूप जी, आपको ये ऑनरेरी PhD क्यों मिली है? आपकी कोई किताब है डायबिटीज पे जो पब्लिश हुई है? ये सर किताब है, रिसर्च पेपर है। मैंने तो 12 किताबें वो लिखी हैं रिसर्च टोटल। पेपर कौन से इंटरनेशनल जर्नल में डायबिटीज के पब्लिश हुए हैं? जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आप देखिए। जनरल, हाँ हाँ डॉक्टर सिंह। हाँ जी जनाब, अगर आप सर्च करेंगे जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और ऐसी कई सारी जर्नल जो है ये फेक जर्नल्स मानी जाती है, जिसमें कोई भी कुछ भी जाके छाप सकता है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये जर्नल का क्या, कितना रिलायबिलिटी है और उसका क्या हिसाब किताब है। बहुत आसानी से आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। इसको प्रीडेटरी जर्नल कहते हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स। जैसे कि आप, कई सारे लोग हैं जो अपनी बात सिर्फ साबित करने के लिए कि हमने जर्नल पब्लिश किया, आप देखो, ये यहाँ डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक्चुअल ऑनररी जर्नल, ये जर्नल प्रेडेटरी या फेक जर्नल्स होती हैं। इसको आप चाहो तो पड़ताल करके साबित कर सकते हैं। ये बहस बहुत लंबी खिंच गई है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय और डॉक्टर परमजीत सिंह, आप लोग कोविड-19 इस बात पे आप क्या बोलेंगे? एक आखिरी जरूरी सवाल है। इस बात पे इनका मत तो जान लीजिए कि ये प्रेडेटरी जर्नल है या नहीं। नहीं हाँ सर, या ना? मैं बताता हूँ, ये नहीं है। मैंने तो देखा जहाँ छापने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़े, तो इसलिए मुझे पता है कि नहीं है सर। आप एक छाप के आप है प्रेडेटरी जर्नल बात क्या कही होता जा है? रही है कि जोम्बिया की जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं वहां पे फीस देकर कोई भी डिग्री ले सकता है। क्या ये कितने सच दे है रहा या है? नहीं? आप लेके देखिए। इफ इट इज सो देन यू गेट इट वंस। देखिए, बोलना आसान है। सर हमें तो जाम्बिया की उस यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास JNU की डिग्री है। तो हमको नहीं चाहिए। देखिए, साबित कौन करेगा?
बोलना सौरभ जी इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड ये कहां से आया? इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड ये क्या ये सवाल है आपका ये या सवाल है? सवाल है। हाँ देखिए सवाल है, ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? कौन से जगह से ये एफिलिएटेड है? ये कोई मेडिकल बोर्ड है या नहीं? कोरोना के ऊपर है। देखिए अब सवाल तो पूछते हैं, जवाब देते नहीं है। एनीवे आई होप दैट अरे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, आप जवाब दीजिए जी। हाँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमारा ब्रांड आप पीछे देख भी रहे हैं। दिस इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरएनआई नंबर है हमारा 2006 का। आरएनआई तो आप समझते ही हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम में है वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, राइट। वो वियतनाम में ज्यादातर जो मीडिया है दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। इंडिया में जैसे आपका प्राइवेट मीडिया है, राइट। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इन एसोसिएशन ऑफ वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, right, under the license from government of Vietnam. We started what we call as Indo-Vietnam Medical Board. It is started by me and my partner, Vietnam Book of Records के Lee Trang Trung Yang. How do you have any medical degree to start a medical board? start a medical board आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेस का भी एक कंपनी, फेक कंपनी बनाई है क्या? उसको बनाने में क्या उसमें कोई कार्य होता है क्या? इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड में जैसे आप हो, आप यानी मैं या कोई भी, सौरभ जी, कोई भी अपना नाम का मेडिकल बोर्ड बना के अपने कोर्स शुरू कर दे, अपने हिसाब से कर दे, क्या उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है दुनिया में? डॉक्टर सिंह अभी तो खैर लॉकडाउन है। लॉकडाउन जब हो जाएगा, हमारे सेरेमनी होती है हर 3 महीने में वियतनाम में, और पूरे वियतनाम के अच्छे से डिग्निटरी आते हैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की सेरेमनी में। अगले में सौरभ जी आपको भी मैं इनवाइट करूंगा। और आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड है, क्या इसे इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय मान्यता देता है? नहीं सर, मैंने तो बोला भी नहीं ना। मैंने तो बोला भी नहीं। तो आप इस देश में सारे लोगों को क्यों फिर ऐसी बातें बता रहे हैं? इस बोर्ड के बेसिस पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं इस देश में जब मान्यता नहीं है, बताइए। भारत में मान्यता नहीं तो भारत में आप किस हिसाब से सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर? देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सौरभ जी। जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल एंड फोर्टिस एंड ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दोनों मिलके डायबिटीज का सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, उसकी भी मान्यता नहीं है। देख लीजिए, उसकी भी मान्यता नहीं है, लेकिन कराते हैं। कोई भी करा सकता है, तो मान्यता होना नहीं होना एक अलग। फोर्टिस एक एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल चेन है सर। आप तो वहां अपने घर कहां से नहीं, हॉस्पिटल चेन होना काफी है कि वो मान्यता मिली। मैं पूछना चाहूंगा, आप अगर आप हॉस्पिटल चेन जितनी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो क्वालिफिकेशन बताएं। अगर आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो क्वालिफिकेशन सामने रखें। एक पीएचडी, ऑनररी पीएचडी के अलावा आपने किस बेसिस पे? ये बात गायब नहीं कीजिए। मेरा सवाल है फोर्टिस, क्योंकि वो चेन है तो वो अपना कोई भी कर सकता है। मेरा सवाल है फोर्टिस और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स चलाया है, क्या वो भारत सरकार से अप्रूव्ड है? इसका आंसर क्या है? नहीं अप्रूव्ड है। या तो बोलो है या नहीं है, बताओ क्या है। मैं बोलता हूँ वो नहीं है, तो फिर क्योंकि वो चेन है तो चला सकता है। हम चेन नहीं तो हम चला नहीं सकते। सौरभ जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने पहले आप बिल्कुल चलाइए, आप रात दिन चलाइए। आपके दावे बहुत दिलचस्प हैं और ये पूरी बातचीत मेरे लिए बहुत रोचक है। आयुष जी, आप मेरा एक आखिरी जरूरी सवाल है सर। आप इसका जो कोरोना वायरस का इलाज बताते हैं तमाम इंटरव्यूज में, वो आप कहते हैं कि 3 दिन में आप इसको ठीक कर सकते हैं और इसके लिए किसी क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीजों की जरूरत नहीं। तो सर वो कैसे आप ठीक करेंगे? ये मतलब मुझे जरा सा। मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, H1N1 हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कोई फ्लू वायरस हो, पिछले 5 साल मैंने ये देखा है कि जब भी एक 3 स्टेप प्रोटोकॉल हमारा वो करता है तो बाय 3rd डे पेशेंट दे गेट रिलीफ। कोरोना वायरस में क्योंकि वो वायरस के पेशेंट मुझे मिले नहीं है, वो घेर लिए जाते हैं, क्वारंटाइन हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, राइट। तो मैं ये बोलता हूँ जैसे ही कोई फ्लू का पहला सिम्टम आए तो मैंने तो देखा है कि किसी भी तरह के वायरस। तो आप गारंटी से कैसे बोल सकते हैं जैसा आप बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर विश्वरूप ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप बीमारी ठीक कर सकते हैं, पर आपके पास तो बीमारी को ठीक करने के लिए कोई प्रशिक्षण है नहीं। आपको डायबिटीज पे एक ऑलरेडी डिग्री मिली हुई है पीएचडी की। यू आर नॉट ट्रेन्ड टू ट्रीट एनी पेशेंट सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर? देखिए, दादी माँ भी नुस्खे बताती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दादी माँ गलत है। आप सही हो, आपके नुस्खे सही है। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। आयुर्वेद के नुस्खे दादी माँ भी बताती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आईसीयू के वेंटिलेटर के पेशेंट को दादी माँ के नुस्खे दिए जाएं। आप बताइए, आपको एक वेंटिलेटर का पेशेंट हम देंगे तो आप उसको कैसे बचाएंगे?
यार आपकी दिक्कत क्या है कि आप बोलते हैं सुनते हैं नहीं। आप कल का अखबार पढ़िए, वेंटिलेटर में जो जाते हैं 80% लोग वापस ही नहीं आते। क्यों भेजे हैं वेंटिलेटर में? आपको क्या लगता है वेंटिलेटर वापस ही आता है? आप कल का अखबार पढ़िए। चलो वेंटिलेटर छोड़ो, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तब क्या करोगे आप? पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तब क्या करोगे? सांस नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है ये तो देखो ना। वो वायरस की वजह से नहीं ले पा रहा है, वायरस की इलाज की वजह से नहीं ले पा रहा है। हु विल डिसाइड? वायरस के वजह से आपके पास आया ही, हमारे पास अस्पताल में इमरजेंसी में पेशेंट आता ही तब है जब सांस नहीं ले पा रहे। उससे पहले हम अस्पताल में भर्ती नहीं करते। सांस लेने में दिक्कत नहीं है तो हम भर्ती नहीं करते। जाओ घर जाओ, घर जाओ, अपने दादी माँ के नुस्खे अपनाओ। चलिए, थैंक यू सर 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 ये बिल्कुल हम इसको कतई टीवी डिबेट नहीं बनाना चाहते हैं। विश्वरूप रॉय जी, आप मेरे साथ जुटे, आपने अपने हिस्से के विचार रखे, आपको धन्यवाद। डॉक्टर परमजीत सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चीजें अब मैं लल्लन टॉप के दर्शकों के नीडशील विवेक पर छोड़ता हूं। लल्लन टॉप का इस पर क्या मत है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस देश के, इस दुनिया की जो भी मेडिकल बोर्ड्स हैं, एजेंसीज हैं, वो क्या दवाई बता रही हैं उसका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। भारत सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा है, प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यदि आपके अंदर कोविड-19 के कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो जो सरकार की हेल्पलाइन है उन पर संपर्क करिए, उनको कांटेक्ट करिए, आपका टेस्ट होगा। यदि खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव पाया जाता है तो आपका इलाज होगा। जो भी उपलब्ध चीजें हैं उसके हिसाब से लल्लन टॉप